बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे जहां पर भी होंगे। दिन को बेहतरीन गुजारने के हवाले से जनाब और काम काज को लेकर आपकी प्लानिंग भी चल रही होगी और ज़िंदगी तो जनाब आप यकीनन एंजॉय कर ही रहे होंगे। मैं हूं उज़ैर मलिक, प्रोग्राम में मेरा साथ देंगी हमेशा की तरह। जी बिल्कुल, मैं हूं माहम जाहिद एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। और उम्मीद करते हैं कि आप भी चाय और कॉफ़ी का कप, मैं हमेशा कहती हूँ क्योंकि हम लेकर बैठ गए चाय और कॉफ़ी का कप, तो आप लोग भी टीवी की स्क्रीन के आगे बैठ चुके होंगे। बहुत ही खुशगवार सा प्रोग्राम आपकी खिदमत में लेकर हम हाजिर हो चुके हैं और आज के प्रोग्राम में हमेशा की तरह बहुत कुछ होने वाला है। 2 घंटे आपने कहीं नहीं जाना, जमे रहना है हमारे साथ, क्योंकि इसमें हम आपको मौसम के हवाले से ही बताएंगे। जी जी, मौसम पिघलने वाला है, आप जमे रहने की बात कर, आगे जमने वाला मौसम आ तो रहा है ना, वो भी बताना है। और थोड़ा सा दूर है, बस इंतजार है लेकिन आ जाए। और कराची वाले भी हमें देखें जी, कराची में अभी बारिश का सिलसिला जारी है और आज भी बारिश की तवक्को की जा रही है। लेकिन बारिश तो बरस रही है, कराची वाले हम पे मोहब्बतें निछावर करते हैं। आप अगर कमेंट्स पढ़ें कभी तो आप देखें कराची से कितना जबरदस्त फीडबैक आ रहा होता है। ये तो बात है। और कराची में जी बारिशें बरस रही हैं और उनको मौसम भी अच्छा मिल गया, पकौड़े समोसे वाला मौसम है। तो इस हवाले से भी प्रोग्राम में जी तफसीलात बताएंगे कि आज कराची का मौसम कैसा होगा। आलमी मंजरनामे पर भी नजर डालेंगे क्योंकि जो टाइम है ये कुछ जो 2 से 3 दिन आप समझ लें, ये कहा जा रहा है 72 घंटे कह लें, 48 घंटे कह लें, इन्हें बड़ा अहम करार दिया जा रहा है। गजा से मुतालिक अमरीकी सदर के जो 20 निकाती अमन मंसूबा है उस पर फलस्तीन से यूरोप तक खैर मकदम तो किया जा रहा है, मगर इस मामले के 2 फरीक हमास और इसराइल गुमगू का शिकार हैं। क्या तमाम फरीकैन पुरअमन मुआहदे पर इत्तेफाक कर पाएंगे? इस पर 2 टोक तज्जिया हासिल करेंगे और साथ साथ सेहत की बात करेंगे। आजकल हड्डियों और जोड़ों के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, इससे कैसे आप बच सकते हैं? कुदरती इलाज क्या है और नेचुरोपैथी एक्सपर्ट से इस बारे में गुफ्तगू करेंगे। जी बिल्कुल। और प्रोग्राम में जी आज हम फैशन की भी बात करेंगे। फैशन इंडस्ट्री में ना उज़ैर ये होने जा रहा है कि जी कपड़ों की रिसाइकलिंग बहुत ज्यादा हो रही है और सेकंड हैंड कपड़ों का ट्रेंड भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। और सेकंड हैंड कपड़े जो हैं ख़वातीन में क्यों मकबूल हो रहे हैं? सेकंड हैंड ही होने, एक बड़ी मारूफ कंपनी है, आप भी उसके कपड़े जो है वो पहनती होंगी, उन्होंने तो अपनी एक्सपोर्ट तक बंद कर दी है। ये हालात हैं। लेकिन अच्छा, वैसे ये अच्छी चीज़ है क्योंकि ख़वातीन वो बड़ी कॉन्शियस होती है ना कि ड्रेस रिपीट नहीं करना, और ये बड़े मसाइल होते हैं, शादियों में बड़े मसाइल होते हैं। नहीं, जो मैंने खबर दी वो ठीक है, ये जो आपने वो क्लियर कर दें आप, क्योंकि जो मैंने दी है वो बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है। आपकी खबर अच्छी नहीं है, मैं अच्छी खबर लेकर आई हूँ क्योंकि सुबह का आगाज हम अच्छा ही करेंगे आज। लेकिन थोड़ा सा हकीकत पसंद आना भी रखेंगे ना तो मैं ये कह रही हूँ कि खवातीन खुश हो जाएं। खवातीन के लिए जी ये एक अच्छा ट्रेंड है कि आप रिसाइकलिंग भी करें कपड़ों की और सेकंड हैंड कपड़े भी इस्तेमाल हो रहे हैं, तो खवातीन की प्रॉब्लम्स तो दूर हुई हैं। खैर मर्दों के लिए भी यही ऑप्शन मौजूद है कि सेकंड हैंड कपड़े अवेलेबल हैं, आप आसानी से उनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी खबर है। और इसके साथ साथ पाकिस्तानियों के लिए एक और अच्छी खबर है कि यूए से बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने वीज़ा कवानीन में बड़ी तब्दीलियां कर दी हैं और जी सहूलतों का ऐलान कर दिया है। इस हवाले से भी प्रोग्राम में आज हम डिटेल में बात करें। पाकिस्तान में देखा जाए तो आजकल फूड व्लॉगिंग का रुझान जो है वो बढ़ता चला जा रहा है और ये अच्छी चीज़ भी है। अच्छे फूड व्लॉगर्स की खुसूसियात क्या होनी चाहिए? और जनाब जो सिर्फ मुफ्त खाना खा के रेटिंग दे रहे होते हैं, ये लोग क्या कर रहे होते हैं आपके साथ और इनका रिव्यू क्या होता है जब आप फिजिकली खुद वहाँ पर जाके खाना ट्राई करते हैं और आपके साथ क्या बीतती है वहाँ पे, वो हम समझ सकते हैं। उज़ैर आज सारी जिंदगी की तलखियां लेकर आए, मैं सारी पॉजिटिव साइड दिखाऊंगी। देखें जो खुश खुराक लोग हैं उन्होंने तो फिर कुछ करना ही है ना अच्छे जायकों के लिए। तो जनाब खुसूसी मेहमान हमारे साथ होंगे और आपको मुकम्मल गाइड फराहम करेंगे और बताएंगे कि फूड व्लॉगर्स आखिर आपके साथ कर क्या रहे होते हैं। प्रोग्राम में खूबसूरती की भी बात करेंगे जनाब, खाने पीने की बात हो रही है तो खूबसूरती भी तो जनाब जरूरी है। स्किन ट्रीटमेंट जिल्द के लिए मौसर साबित हो रही है, कितना फायदा हो सकता है, क्या नुकसानात हैं, इस पर डर्मेटोलॉजिस्ट से खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। जबरदस्त हो गया। और उज़ैर इसके साथ साथ ना 2 खबरें, जैसे मैंने तो कहा था कि मैं अच्छी खबरें अच्छी नहीं आ रही आपकी तरफ से, मेरे पास भी एक बुरी खबर है, अवाम के लिए बुरी खबर है। पटारी से एक अच्छी खबर है, एक बुरी खबर है। तो मैंने सोचा कि मैं सारी अच्छी खबरें सुना रही थी, बुरी खबर पहले सुना देती हूँ कि हुकूमत ने एक बार फिर जी महंगाई के मारे अवाम के लिए फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। हम हमेशा कहते हैं ना, पेट्रोल बम गिरा दिया। डीजल की कीमत 4 रुपए 4 पैसे फी लीटर इजाफा हो गया है, जिसके बाद अब डीजल की जो नई कीमत है वो 276 रुपए 81 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है, जबकि पेट्रोल की कीमत भी 4 रुपए 7 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई है। अब हम जिसके बाद देख रहे हैं कि जो पेट्रोल की नई कीमत है वो 268 रुपए 68 पैसे फी लीटर हो गई है। और दूसरी जानिब हुकूमत के मुआशी तरक्की, महंगाई और बेरोजगारी के खात्मे के दावे हम देख रहे हैं कि वो
बेनकाब हो चुके हैं, बेबुनियादी नजर आ रहे हैं, क्योंकि महंगाई में इजाफा होता जा रहा है। उज़ैर, आलमी बैंक की जानिब से पाकिस्तान में गुर्बत से मुतालिक एक रिपोर्ट भी जारी की गई है और जिसमें ये बताया गया कि पाकिस्तान में गुज़श्ता 3 साल के दौरान गुर्बत की शरह तशवीशनाक हद तक बढ़ गई है। 18.3% से बढ़कर ये 25.8% तक जा पहुंची है, यानी 7% का बड़ा इजाफा जो है वो गुर्बत के अंदर हो चुका है। अब हुकूमती दावे आप देख लें और जो आलमी इदारे रिपोर्ट्स दे रहे हैं उनका मवाजना आप करके खुद ही फैसला लगा लीजिए कि कारकर्दगी क्या चल रही है। उधर जनाब FBR ने अच्छी खबर का ऐलान कर दिया है। हम इंतजार कर रहे थे जो लोग रह गए इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने में, लेकिन पहले हम देखते थे कि FBR ना बड़ा वुसअत कल्बी का मुजाहरा करता था, खुले दिल से 1 महीने की तारीख देता था, बढ़ाता था, लेकिन इस बार 15 दिन की तौसी दी गई है जो कि मेरा ख्याल है काफी है। आप तो इसके अंदर जमा करवा सकते हैं अपने गोशवारे। FBR ने माली साल 2025 के लिए इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख अक्टूबर 2025 तक बढ़ा दी है और जिन लोगों ने टैक्स गोशवारे जमा नहीं कराए वो फौरी तौर पर जमा करा दें, ये उनके पास आखिरी मौका है, इसके बाद कानूनी कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल, आखिरी मौका है। कल हम बात भी कर रहे थे कि आखिरी तारीख है और फिलहाल चले हैं, 15 दिन मिल गए हैं। अब आपने तो खैर आपने बता दिया था, आपने अपने गोशवारे जमा करे, मैं तो जिम्मेदार शहरी की तरह पहले ही लेट कमर से हूं, तो मुझे वो 15 दिन मिल गए हैं, तो मैं अपने जी अब आप लेट कमर जरूर हैं, लेकिन मौसम बताने में आप ताखीर ना करें। बताने में मैं ताखीर नहीं करूंगी। आज मौसम की सूरत हाल क्या रहेगी, टाइम ज़ाया किए बगैर अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर देते हैं। टाइम बहुत है आज। जी तो नाज़रीन, मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, ताहम वस्ती सिंध में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आंधी और झक्कड़ चलने से रोजमर्रा के मामलात मुतासिर होने और कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने का भी खदशा बताया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बुलंदो बाला पहाड़ों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की, जहां अक्सर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। गिलगित में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 25 और कम से कम 10 डिग्री रहने का इम्कान है। अगर बात करते हैं हम स्कर्दो की, तो यहाँ पर जी ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 16 और कम से कम 6 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान है। और अब रुख कर लेते हैं आजाद कश्मीर का, जहां अक्सर इलाकों में सूरज का राज बरकरार रहेगा। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के अगर हम दर्जा हरारत देखें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33 और कम से कम 18 डिग्री रहने की तवक्को है। अब आपको लिए चलते हैं जी श्रीनगर, और यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पारा 29 और कम से कम 11 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान वादी में कहीं कहीं बादल छाए रहने की पेशगोई की है। और अब बात कर लेते हैं खैबर पख्तूनख्वा की, जहां पर हम देख रहे हैं कि बेशतर अजला जो हैं मैदानी इलाके, मौसम वहां पर गर्म और खुश्क रहेगा। फूलों के शहर पेशावर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 और कम से कम 23 डिग्री रहने का इम्कान है। और अगर सवात की बात करते हैं तो जी यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 24 और कम से कम 11 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान चित्राल, दीर, सवात और कोहिस्तान में बादल छाए रहेंगे। और नाज़रीन, अब नजर डालते हैं 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब के मौसम पर, और आपको बताते हैं पंजाब के मौसम का हाल, जहां अक्सर इलाके सूरज की लपेट में रहेंगे। बागों के शहर लाहौर लिए चलते हैं जी, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 और कम से कम 26 डिग्री रहने का इम्कान है। शहर बेमिसाल इस्लामाबाद की बात करें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पारा 35 और कम से कम 22 डिग्री रहने की तवक्को है। औलिया के शहर मुल्तान की बात कर लेते हैं, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 39 और कम से कम 27 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान बहावल नगर, बहावलपुर, रहीम यार खान और गिरदो नवाह में गरज चमक के साथ हल्की बारिश की पेशगोई की है। और अब बात करते हैं जी रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबे बलोचिस्तान की, और आपके साथ शेयर करते हैं बलोचिस्तान का मौसम, जहां बेशतर इलाके जो हैं गर्मी की लपेट में रहेंगे। फलों के शहर कोयटा में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31 और कम से कम 12 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान अक्सर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। और जी आखिर में आपके साथ शेयर करते हैं सूबे सिंध का मौसम,
जहां अक्सर इलाकों में बादल छाए रहेंगे। रोशनियों के शहर कराची की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 35 और कम से कम 26 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि हैदराबाद में हम देख रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो टेम्परेचर है वो 34 है और कम से कम 28 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान लाड़काना, दादू, उमरकोट, थरपारकर, बदीन, सांगड़, जामशोरो, हैदराबाद, सजावल, कराची, ठट्ठा और गिरदोनवाह में बारिश की पेशगोई की है। ये नाज़रीन मौसम का हाल था और हमने आपके साथ शेयर किया प्रोग्राम में। जी अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं गज़ा की सूरत हाल की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो है अमन प्लान जारी किया है और उस अमन प्लान के हवाले से अब देख रहे हैं हम कि दीगर ममालिक भी बहस कर रहे हैं। गज़ा अमन मंसूबे पर अमल दरामद के लिए अमरीकी सदर ने हमास को 4 दिन की डेडलाइन दी है और कहा है कि हमास के जवाब का इंतज़ार है। अगर हमास ने कबूल ना किया तो उसे अफसोसनाक अंजाम का सामना करना पड़ेगा। अमन मंसूबे पर बातचीत की गुंजाइश कम है। हमास यरगमालियों को रिहा करके अच्छे रवैये का मुजाहरा करे, ये कहा गया उनकी जानिब से। डोनाल्ड ट्रंप के गजा से मुतालिक 20 निकाती अमन प्लान को बड़ी पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। फलस्तीन से यूरोप तक ट्रंप के गजा मंसूबे पर रद्द अमल देखने में आ रहा है। फलस्तीनी अथॉरिटी ने ट्रंप के अमन मंसूबे का खैर मकदम किया। जामिया मुआहदे, इंसानी इमदाद, यरगमालियों की रिहाई, इसराइली इनखला और 2 रियासती हल पर जोर दिया है। हमास ने कहा है कि वो मंसूबे का अच्छी नीयत से मुतालिया कर रही है, मगर इत्तलात ये भी आ रही हैं कि हमास ने वाज़ेह कर दिया है कि गजा की हुक्मरानी के लिए किसी गैर मुल्की इदारे को कबूल नहीं करेंगे। टोनी ब्लेयर हमारी कौम के लिए नाकाबिले कबूल शख्सियत हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब समेत मुस्लिम ममालिक की जानिब से जंग बंदी और 2 रियासती हल पर जोर दिया जा रहा है। और इसके साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा जंगबंदी मंसूबे का खैर मकदम किया है। उन्होंने अमन के लिए अरब और मुस्लिम ममालिक के अहम किरदार को भी साथ ही साथ सराहा है और कहा है कि जी तमाम फरीकैन मुआहदे पर अमल दरामद करें और इसके नफाज को यकीनी बनाएं। मुआहदे और इसके नफाज के लिए जो तमाम फरीक हैं उनका पुरअज़्म होना ज़रूरी है। मगर सेहोनी वज़ीर आज़म ने हट धर्मी का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा जी फ़लस्तीनी रियासत की बात मुआहदे में नहीं है। अमरीकी सदर से फ़लस्तीनी रियासत पर कोई इत्तेफाक नहीं होगा और किसी सूरत फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम नहीं करेंगे। और उन्होंने धमकी भी लगा दी है कि हमास ने मंसूबा रद्द किया तो इसराइल अपना काम मुकम्मल करेगा। इसी तमाम तर सूरत हाल पर डिस्कशन कर लेते हैं। दिफाई तज्जियाकार एयर कमोडोर रिटायर खालिद चिश्ती साहब ने हमें ज्वाइन किया है। खालिद साहब गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुना पाकिस्तान। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि फ़लस्तीन से यूरोप तक ट्रंप के अमन मंसूबे को भरपूर हिमायत मिल रही है। क्या गजा अमन प्लान फ़लस्तीन के 2 रियासती हल में मददगार साबित हो सकता है बाकी हकीकी मानों में? बहुत शुक्रिया महम उज़ैर, आपका मुझे इनवाइट किया आपने। देखिए, आपने अपने इंट्रोडक्शन में जो एप्रीहेंशंस जाहिर की हैं वो मानी रखती हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि मेरा ख्याल दुनिया का कोई शख्स ऐसा नहीं होगा कि जो चाहेगा कि अमन ना हो इस एरिया में और ये कत्ल गारत जो इजराइल ने तकरीबन 2 साल से शुरू की हुई है उसका खात्मा हो। यहाँ तक तो हम सब पूरी दुनिया मुत्तफ़िक होगी, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो काबिल गौर हैं या जिनको एड्रेस किया जाना चाहिए। आपने खुद ही आखिरी बात जो कही है कि इजराइल के वज़ीर आज़म ने कल कहा कि इसमें 2 स्टेट यानी कि फ़लस्तीन का जिक्र ही नहीं है, ना हम माने हैं ना हम इससे इत्तफाक करते हैं। और अगर बुनियाद से इत्तफाक नहीं करते जिसकी वजह से 78 साल में लड़ाई चल रही है तो फिर इसका फ्यूचर क्या देखते हैं? एक तो मुझे उस पर कंसर्न है। दूसरा, इसके अंदर टाइमलाइन कोई नहीं है। देखिए, हर एग्रीमेंट में एक अंडरस्टैंडिंग होती है। इसमें कंडीशंस बहुत ज़्यादा हैं। कंडीशन इस तरह बहुत ज़्यादा हैं कि जो कार्ड है किस्म का कि अमल दरामद हुआ किसी बात पर या नहीं हुआ, उसकी जजमेंट या प्रेसिडेंट ट्रंप के पास है या इजरायली वज़ीर आज़म के पास है। एक और बड़ा मानी खेज़ और कंसर्न का लफ्ज़ एज एयर पावर स्टूडेंट्स में जिस पर गौर कर रहा था, उसमें लिखा हुआ है कि बॉम्बिंग सस्पेंड होगी। अब ये सस्पेंड का मतलब ये होता है कि उसमें उसको वक्ती तौर पर रोका जाएगा। इसका मतलब ये है कि देखा जाएगा कि हम कंटिन्यू कब करें। हमने ये नहीं कहा कि बॉम्बिंग स्टॉप की जाएगी। ये एक बड़ा ख़तरनाक जुमला है जिससे मुझे लगा था कि ये इसका मतलब इतनी सीरियस कंडीशन है और जिसका मैं पहले भी जिक्र कर रहा हूँ कि इसका मतलब है कि जजमेंट
तमाम की तमाम इजरायली वज़ीर आज़म की होगी। और एक और ख़तरनाक बात जो इसके अंदर ये है, जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद ही कह दिया है कि अगर कभी वायलेशन हुई तो मेरा सारा वजन जो है या बैकिंग मेरी है इजरायली प्राइम मिनिस्टर की तरफ होगी। तो इसका मतलब यही हुआ कि वही जज, वही ज्यूरी और सब कुछ एग्जीक्यूशन अच्छा, वही खालिद साहब करेंगे। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया एक और आपने। इम्पोर्टेंट बात ये है जी। कि जिसकी वजह से ये मुझे लगता है, मैं नेगेटिव पहलू इसलिए कर रहा हूँ कि इनको हाईलाइट होना चाहिए। मैं पेसिमिस्ट जी, बिल्कुल जरूर, नहीं हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इनमें भी क्लैरिटी होनी चाहिए थी। एक उज़ैर, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर ये है कि यूनाइटेड नेशंस का फॉर्मल रोल कोई नहीं है, यानी कोई भी, ऑल्दो पहले भी कोई बहुत सालों से यूनाइटेड नेशंस का कोई रोल नहीं रहा सिवाय कंडेम करने, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मेरा ख्याल है एड्रेस होनी चाहिए थी। नेट आउटकम सबसे इम्पॉर्टेंट होना चाहिए था कि 2 स्टेट बाद में बनेगी, चले जब भी बनेगी। और मोस्ट क्रिटिकल लास्ट पॉइंट मेरी तरफ से ये है कि हमास जिसने एक स्ट्रगल की है, उसी की वजह से इजराइल को भी कुछ कीमत देनी पड़ती थी या पड़ती रही है इतना अरसा, उसका कोई जिक्र ही नहीं है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप उठाकर बाहर फेंक देंगे। अगर ये उठाकर बाहर फेंकी जा सकती, जिस तरह अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा उनकी कोई जगह नहीं है, तो फिर ये इजराइल कर चुका होता इतने दहाइयों में। नहीं हुआ, कोई मीनिंगफुल प्रोग्रेस इजराइल से नहीं हुई। मिलिट्री फोर्स से हमास ने रेजिस्ट किया, फ़लस्तीन के लोगों ने कुर्बानियाँ दी, तब जाकर ये हुआ है, लेकिन उसको इंगेज नहीं किया गया। श्रीलंका में, न्यू आयरलैंड में, जहाँ पे भी मुज़ाकरात हुए हैं, ऐसी रेजिस्टेंस मूवमेंट से उनको इंगेज किया जाता है और उनको नेगोशिएट किया जाए, चाहे उनकी 10% मानी जाए या कोई वे फॉरवर्ड उनको निकाला जाए। लेकिन इसके अंदर मैं नहीं फोर्सी कर रहा कि इसके अंदर कोई एब्सोल्युटली ऐसे किया गया है कि उनको रेलेवेंट कर दिया जाए कि उनकी फाउंडेशन या फॉलोइंग है वहाँ पर, उसका भी कोई हल होना चाहिए था। उसका भी कोई हल होना चाहिए था। अच्छा खालिद साहब, अब ये अमन मंसूबे पर अमल दरामद के लिए हम देख रहे हैं कि हमास को 4 दिन की डेडलाइन दी है। ये मंसूबा हमास के लिए कितना काबिल अमल है? हमास इस पर अग्री करेगा? आपका सवाल दोबारा कीजिएगा तो कट गया। जो डेडलाइन की दी गई है इस मंसूबे पर अमल दरामद के लिए, वो 4 दिन की है। अब 4 दिन के बाद अगर सूरत हाल बदल जाती है, हमास इस पर लेट्स सपोज अग्री नहीं करता, तो क्या सिचुएशन होगी? और अगर इस मंसूबे पर हमास अमल दरामद कर लेता है तो ये काबिल कबूल है उसके लिए? जी, यही मैं अर्ज कर रहा हूँ माम, बहुत मुश्किल है और इसमें शुरू से चाहिए था कि किसी न किसी स्टेज पर हमास को एंगेज किया जाए, चाहे इनडायरेक्टली किया जाता, किसी अरब मुल्क के थ्रू किया जाता, पाकिस्तान या कोई और, कतर ऑलरेडी कर रहा था, उसके थ्रू एंगेज किया जाता, ताकि उसको एक कंफर्ट लेवल पर लाया जा सकता। जैसे मैंने पहले कहा कि इसमें ज़रूरी नहीं होता कि 100% उनकी जो रेजिस्टेंस मूवमेंट होती है वो सिर्फ रेजिस्टेंस मूवमेंट नहीं थी, उसको दहशतगर्द मूवमेंट कहा जाता है, लेकिन उसने ही रियलाइज करवाया है इजराइल को प्राइस देनी पड़ेगी, उसी ने एक नुमाइंदगी की है रेजिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। महमूद अब्बास जो इस वक्त वजीर आजम हैं, वो तो 20 साल से हैं, 2005 में सिलेक्ट हुए थे, लेकिन आया वो कर पाए इस 20 सालों के अंदर कोई नेगोशिएशन या कोई ले सके? वो गाजा की जंग भी नहीं रुकवा सके अनफॉर्चुनेटली। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि देखना ये होता है कि इजराइल किस वजह से मजबूर हुआ है। इजराइल इस वजह से भी मजबूर हुआ है कि एक और चीज़ देखें, इजराइल की जो कैपेसिटी है, जिस तरफ हम लोगों को जानना चाहिए। इजराइल ने पूरे जोर के साथ हमास की लीडरशिप को, इस्माइल हानिया को ईरान में आकर और बहुत सारी जगहों पर लीडरशिप को मैसिवली ज़ाहिर एक्यूरेसी के साथ टारगेट किया। उसकी इंटेलिजेंस का ये आलम था कि उसको एक एक मूवमेंट पता थी, कतर की भी पता थी और बहुत सारे मुल्कों में जब किया। लेकिन ये जो अपने यरगमाली हैं, जो उनके बिल्कुल नाक के नीचे हैं, उनको नहीं पता लगा सके उनका, तो उनमें फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ गई थी, लोगों में बहुत मायूसी फैल रही थी इजराइल की, उसका वोट बैंक ड्रॉप हो रहा था। अक्टूबर 2026 में नेतन्याहू ने इलेक्शन में जाना है, नए इलेक्शन में इजराइल के, तो उसको ये लग रहा था कि अगर मैंने कुछ भी ना दिखाया और सिर्फ मेरे खिलाफ एक महाज खड़ा हो गया तो उससे पहले भी शायद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ सकता है। उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनकी अलायंस के हैं, यानी उनका एक अलायंस है उस पार्टी के साथ, उन्होंने तो माना ही नहीं है इसको। उन्होंने कहा ये तो हमें कबूल ही नहीं है जो नेतन्याहू ने कर दिया। तो अभी से ही जो शक व शुबह के बीज उनकी तरफ से बोए जा रहे हैं। और जो मैं पहले सवाल के जवाब में अर्ज कर रहा था, तो मेरे वो शक व शुबात नहीं थे, मेरे कंसर्न थे कि ये इसका एड्रेस होना चाहिए। इजराइल के अंदर से ही मुखालफत शुरू हो गई है, अब आप सोचें। और ये सबसे खतरनाक बात इसके अंदर बाम जो आपने सवाल किया है, देखिए किसी स्टेज पर भी एग्रीमेंट हो भी जाए तो वो हमास का नाम लेकर स्टेज मैनेज किया जा सकता है, सारे का सारा इजराइल और अमेरिका की तरफ से स्टेज मैनेज इस तरह किया जा सकता है कि आप खुद ही किसी जगह स्ट्रक पर अटैक करवाएं और आप कहें क्योंकि हमास ने हमले बंद नहीं किए तो हम इस एग्रीमेंट में नहीं है, नो मोर। उस वक्त तक उनके याद रखिए इजरायली जो यरगमाली है वो रिहा हो चुके होंगे, बहुत सारे मुसलमान मुल्क इजराइल को शायद कबूल भी कर चुके हों,
तो ये मैं एक कंसर्न के साथ सारे को देख रहा हूं, ताकि मैं इसलिए हाजिर हूं कि आपके व्यूअर्स को अंदाजा हो इसमें से कौन कौन सी चीजें हैं जो खतरनाक बाद में साबित हो सकती है। खालिद साहब जरा इस पर भी रोशनी डालिएगा, बड़े अहम पॉइंट्स आपने रेस किए हैं। ये बात कितनी खतरनाक है, मतलब जो बात हो रही है कि इसराइल फ़लस्तीन का या गज़ा का अपने साथ इल्हाक नहीं करेगा और ना ही उसके ऊपर कब्जा करेगा, एक जनाब टेक्नोक्रेटिक सा सेटअप जो है वो बनाकर दे दिया जाएगा और पीस बोर्ड जो है वो निगरानी करेगा। तो सर ये तो उसी तरह का मामला नहीं है जिस तरह से हम मकबूजा जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं कि मतलब इल्हाक नहीं कर रहे, लेकिन निगरानी के नाम पर वहाँ पर जो जुल्म सितम ढाए जा रहे हैं एक अरसे से, इसी तरह का या बल्कि इससे बदतरीन इसकी शक्ल हमें देखने को मिलेगी वहाँ पर अगर ये मुआहदा हो जाता है। जी उज़ैर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक तो आप एक और चीज नोट करें जो यानी और आपके व्यूअर्स भी एग्री करेंगे, इसमें वेस्ट बैंक का कोई जिक्र ही नहीं है। ये गाजा की बात हो रही है और गाजा वो जगह है जहां पर 1991 में जब ये सेटल किया गया फलस्तीनियों के खिलाफ इजरायलियों को यहाँ पर इन जगहों पर, तो उस वक्त उनकी आबादी कोई 7,500 थी और आज वो 7.5 लाख है। आप देखिए जरा, और ये वही जगह है जहां पर हमास ने 2 साल पहले हमला किया था। यानी वो समझते थे कि ये इलीगल सेटलमेंट है, जिसकी वजह से अब दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि उसके पास माइट सारे का सारा, पावर सारे का सारा इजराइल के पास उसी तरह इंटैक्ट है। हमास को आप चाहते हैं वो डीआर्म करें और डिसआर्म करके चले जाएं यहाँ से, और कहाँ चले जाएं ये कोई नहीं कहता। एक और पहलू भी बड़ा कंसर्न का है, वो ये है जो जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं। देखिए यहाँ से फलस्तीनियों को कहाँ ले जाएंगे जो गाजा में इस वक्त हैं। कहा जा रहा है कि वो नेबरहुड में मुल्कों में रहेंगे। अब वो अपनी स्पेस छोड़कर चले जाएंगे डेवलपमेंट के नाम पर। वो कितना लीगल होगा? कल को इजराइल की मर्जी होगी किसको आने देता है कि नहीं आने देता। तो हमें ये डिस्कस इसलिए मैं कर रहा हूँ कि ओवरऑल ब्लड शेड रुक रहा बहुत खुश आइंदा है, इसमें कोई भी नहीं चाहेगा। मैंने पहले जुमले में कहा था कि बहुत अच्छी बात है कि ये रुक रहा है, खून जो बह रहा है ना हक, लेकिन आया इसको कैपिटलाइज किया जाएगा, एक्सप्लॉयटेशन की जाएगी, मिसयूज किया जाएगा और जजमेंटल रखा जाएगा, कंडीशनल रखा जाएगा। ये असल में कंसर्न है हमारा इस वक्त। और खालिद साहब, अगर ये मंसूबा वाकई फलस्तीनियों के लिए, तो ट्रंप के अगर अमन मंसूबे की बात करें तो उन्होंने बेगुनाह हजारों फलस्तीनियों की शहादत का कोई जिक्र नहीं किया और ना ही नेतन्याहू के एहतसाब की कोई बात की है। तो गजा में इसराइली दरिंदगी का एहतसाब कितना ज़रूरी है? क्योंकि फ़लस्तीन में हम देख रहे हैं हज़ारों शहादतों का जिम्मेदार तो आखिर इसराइली है, तो इसकी जिम्मेदारी फिर कौन लेगा? जी महम, इवन आप पहले मैं एक छोटा सा जिक्र करता चलूं, कतर का जो ऐलान हो रहा है मीडिया के ऊपर कि जी वो माफी मांग ली है, वो ये भी नोट करें, ना अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ये कहा है और ना ही इजराइल की हुकूमत की तरफ से ये बयान जारी है कि उन्होंने माफी मांगी, उन्होंने बात करने की बात कर रहे हैं। तो आप अभी से देखें कि कैसे इंटरप्रेट किया जा रहा है डिफरेंट तरीकों से। 3 मुल्कों के दरमियान बात हो रही है और 2 कुछ और कह रहे हैं, उन्होंने नहीं कहा और ये कतर के कह रहे हैं कि हो सकता है की हो, मैं मेरे पास तो कोई गवाही नहीं है, लेकिन उन्होंने जिक्र नहीं किया कि हम माफी मांग ली है कतर के वजीर आजम से, इजराइल के वजीर आजम। एक बात जो आप कह रहे हैं, और दूसरी आपने सही कहा कि जो कत्लो गारत होता रहा है, ये देख लें आप किस बेरुखी और जिसको कहते हैं वो सख्त दिली के साथ दुनिया देखती रही, और ख़ास तौर पर अमेरिकन भी देखते रहे और सदर भी देखते रहे, अमेरिकन प्रेसिडेंट, और उसके अंदर वो नहीं रोक पाए। तो मैं आगे जो एप्रीहेंशन इसी बुनियाद पर अपनी जाहिर करना चाह रहा हूँ कि जब भी अमेरिकी सदर को लगा और इजरायली प्राइम मिनिस्टर को लगा कि ये चीज़ें उस तरह नहीं हैं, जैसे मैंने पिछले सवाल के जवाब में आपके ये कहा कि वो कह रहे हैं कि अगर हम समझेंगे कि जब ये हो गया, तो इसका मतलब है कि कोई भी हमास का फैक्शन या हमास खुद जेन्युइनली या एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, क्योंकि दोस्ती तो है ना इजराइल और हिंदुस्तान की, फॉल्स फ्लैग में इनका भी बहुत एक्सपीरियंस है, तो वो पास करें कि भाई खुद ही हमास का एक अटैक करवाओ और उसके बाद हमास पर चढ़ दौड़ो, उसी तरह जहाज़ों की बमबारी शुरू हो जाए, हॉस्टेज आपके पास जा चुके होंगे, दुनिया को कहेंगे हम तो अच्छे बन गए थे, लेकिन ये तो हमास ने सारे का सारा बिगाड़। इसकी एश्योरेंस कौन देगा? उसके अंदर अभी भी देखें सारी की सारी सुपरविजन या वो प्रेसिडेंट ट्रंप के पास है या टोनी ब्लेयर के पास है, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, और ये वही प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने कहा था इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हैं और 40 मिनट में वाशिंगटन पहुंच जाएंगे, और चढ़ दौड़े थे पूरी फौज के साथ अमेरिका के साथ मिलकर। उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं है, सिर्फ एक ट्रैक रिकॉर्ड उनका अच्छा है कि उन्होंने माफ़ी मांग ली थी दुनिया से कि मुझे मिसलीड किया गया था। बिल्कुल ठीक है, उन्होंने माफ़ी मांग ली थी इस मामले पर। खालिद चिश्ती साहब, अमरीकी सदर ये कहते हैं कि इस अमन मंसूबे पर बातचीत की गुंजाइश कम है, मगर कतर ने वाज़ेह किया कि ट्रंप मंसूबे की कई निकात वजाहत और मुज़ाकरात की ज़रूरत है, वजाहत तलब हैं ये निकात। सर, अगर हमास की जानिब से कुछ तरमीम जो हैं वो इस मामले में सामने आती हैं, कुछ तजावीज़ जो हैं वो सामने रखी जाती हैं, तो उसकी एक्सेप्टेंस के कितने ज़्यादा चांसेस मौजूद हैं? क्योंकि जो पॉइंट्स आपने रेस किए हैं, ऑब्वियसली हर बंदा ये समझ सकता है
कि क्या कंसर्न्स हैं जिनको दूर किया जाना चाहिए और उसके बाद ये जो मुआहदा है ये होना चाहिए दोनों ममालिक के दरमियान? देखिए उज़ैर, जो मैं कल से प्रेसिडेंट ट्रम्प की बातें फॉलो कर रहा हूँ, उन्होंने तो ऑलमोस्ट इस डील को जो वन साइडेड उनकी तरफ से फ्लोट की गई है, मुझे उसमें लॉक कर दिया। उन्होंने कहा इसमें तो गुंजाइश ही नहीं है कोई अमेंडमेंट की अब। और मैंने पहले सवाल के जवाब में अर्ज किया था कि ये पहले इंगेजमेंट होनी चाहिए थी हमास से। पूरी दुनिया में जब इस तरह की रेजिस्टेंस होती है और जब सेटलमेंट होती है, या तो आप कब्जा कर लें आर्म्ड करके, वो तो एक और चीज़ है। जब आप नेगोशिएशन टेबल पर आते हैं तो आपके फेयर चांस एक देते हैं, उसमें परसेंटेज वेरी कर सकती है और दोनों साइडें क्लेम कर सकती हैं कि किसको ज्यादा शेयर मिला है, किसको कौन ज्यादा जस्टिफाइड है। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि प्रेसिडेंट ट्रम्प का तो कोई मूड नहीं लग रहा। कतर में मुज़ाकरात हो रहे थे, उस पर हमला कर दिया गया। थिंकिंग के लीडरशिप रहेगी नहीं तो फिर बातचीत किससे होगी। लेकिन हमने ये देखना है कि आया उसको कोई फेस सेविंग मिलेगी हमास को और उनके फॉलोअर्स को भी, क्योंकि देखिए उसके सिंपथाइजर्स भी बहुत हैं। क्योंकि महमूद अब्बास का, जिसका मैं जिक्र कर रहा था प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कुछ नहीं किया इतने सालों में। तो ये स्ट्रगल का जगह ही बनी तब थी जब ये फ़लस्तीनी लोगों को पता लगा और उन्होंने हमास को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और हमास ने ये समझ लिया और कंफर्म किया, क्योंकि इन्होंने इलेक्शन जीता था, ये भी ज़हन में रखिएगा हमास ने इस खत्ते में। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये तो आर्म स्ट्रगल के अलावा चॉइस ही नहीं है। ये वोट पड़े थे इनको, अब वो इनको एंगेज किए बगैर आप समझें कि ये हमने डील क्लोज कर दी है। लेकिन जब भी आप नॉन स्टेक होल्डर्स या लेस स्टेक होल्डर्स के साथ डील फाइनलाइज करेंगे, वो लास्टिंग नहीं होती। बिल्कुल ठीक है, यानी ये इस तरह की डील जो है वो लास्टिंग नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया। एयर कमांडर खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे और खास तौर पर वो निकात जो हैं वो हाईलाइट किए, वो पॉइंट्स उन्होंने हाईलाइट किए, वो वर्ड्स हाईलाइट किए, यानी जिसके मानी बड़े खतरनाक बनते हैं और जिसमें गुंजाइश ही कोई नहीं बनती है हमास के पास या फिर फ़लस्तीन के पास। और उम्मीद करते हैं कि इस मामले में कुछ गुंजाइश पैदा की जाएगी और जो हमास की कंसर्न्स हैं उनको भी सुना जाएगा, उनको दूर किया जाएगा। और फिर ही ये जो अमन मुआहदा, जिसकी अभी तो दुनिया सारी हिमायत कर रही है और कह रही है कि ये बड़ी बेस्ट डील है, लेकिन ऐसा है नहीं है। आने वाले दिनों में फिर प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। इस मुआहदे को लेकर ही आगे बहुत मसाइल हो सकते हैं और फिर चेंजेस की जरूरत पड़ सकती है। तो अभी गौर फिक्र कर लेना चाहिए। वन साइडेड है ये, वही जैसे कि खालिद साहब ने भी कहा कि खुद ही आप जुल्म भी कर रहे हैं, खुद ही आप फिर जज भी लगे हैं, खुद ही आप सारा एहतसाब भी करें। तो एहतसाब होना भी जरूरी है ना, कि जो फ़लस्तीन में शहादतें हैं उसकी जिम्मेदारी किसने लेनी है, उसका भी जिक्र होना चाहिए था। तो नकात में भी आई थिंक दोबारा से शायद गौर किया जाए, जिस तरह से हाईलाइट्स किए देख रहे हैं हम और पॉइंट्स उठाए जा रहे हैं, इस तरह के पॉइंट्स पे हाईलाइट होने चाहिए। फिलहाल जी प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, दीगर मौज़ूआत भी शामिल करेंगे, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। और अब बात करते हैं एक ऐसे मौजू पर जो ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए जी निहायत अहम है, और बात हो रही है फैशन की। और कपड़ों का जिक्र ना हो ऐसे कैसे हो सकता है। फैशन में सबसे मेन एलिमेंट तो कपड़े ही होते हैं और कहा जाता है कि जी फैशन के साथ चलना आसान नहीं है। इतने हैवी ड्रेस पहने और जब बात हो बजट की तो तब भी ख्याल करना पड़ता है कि भाई ज़्यादा बजट भी है या कम बजट भी है, उसमें फैशन को मैनेज करना बड़ा मुश्किल। और महंगाई भी आप देख ही रहे हैं, हमने पेट्रोल की भी कीमत बता दी, इजाफा हो रहा है। तो ओवरऑल सब चीज़ों पे इजाफा होता है, तो महंगाई होती है। महंगाई होने की वजह से फिर कपड़े भी नहीं खरीदे जाते। तो आजकल जी एक सादा सा कॉटन या लॉन का जोड़ा भी हम देखें तो वो 10 से 15 हज़ार रुपये में दस्तयाब होता है। तो आप सोच लें कि अच्छे और फैंसी कपड़े कितने महंगे मिलते होंगे। लेकिन आप इतना परेशान ना हो, आपकी परेशानी का हल भी है। जहाँ पर मसाइल आते हैं वहाँ पर फिर हल निकालने वाले भी होते हैं, और यही हल हमें दिया है फैशन इंडस्ट्री में। उभरता हुआ नया रुझान है सस्टेनेबल फैशन का। ऐसा फैशन जो ना सिर्फ आपकी जेब का ख्याल करे, पॉकेट फ्रेंडली हो, बल्कि माहौल के हवाले से भी और पुराने कपड़ों को रिसाइकिल करके नए अंदाज में पेश किया जा रहा है, यानी खूबसूरती भी, जिद्दत भी और जिम्मेदारी भी। तो इसी हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं BIZB की बानी और CEO सैरिश रजा, और उनके साथ मौजूद हैं मार्केटिंग अलिशबा ज़िया साहिबा। आप दोनों को खुश आमदीद कहते हैं सुनो पाकिस्तान में। सैरिश, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि BIZB का इतना ज़बरदस्त और मुनफरिद आइडिया आपके जहन में कैसे आया, आपके सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ? थैंक यू सो मच, एक तो इस अपॉर्चुनिटी के लिए हम अपनी स्टोरी सबके साथ शेयर कर सकें। और आप जैसे लोग ही हैं जो कि इस कॉन्सेप्ट को पाकिस्तान में एक्सेप्टेबल और कॉमन करने में हमारी हेल्प कर रहे हैं। सो ये हमें आइडिया जो आया था वो बेसिकली एक लेडी थी जिन्होंने अपना वेडिंग ड्रेस फेसबुक पे सेलिंग के लिए लगाया हुआ था।
और मैंने वो पोस्ट देखी और मुझे वो आइडिया बड़ा स्मार्ट लगा, क्योंकि उस टाइम पे मेरी भी शादी हो रही थी और पैसा पानी की तरह बह रहा था कपड़ों पे, जो कि मुझे हजम नहीं हो रहा था एट दैट पॉइंट इन टाइम। बट आई सॉ कि वो बिल्कुल एक ब्रांड न्यू कंडीशन में ड्रेस हाफ से भी हाफ प्राइस में वो लड़की बेचने को तैयार थी। फिर मैंने सोचा कि चलो बेच तो रही है, बट ऐसा कौन होगा जो कि सेकंड हैंड वेडिंग ड्रेस खरीदेगा, क्योंकि ऑब्वियसली मैं भी पाकिस्तान में पली बढ़ी हूँ, तो हमारा एक माइंडसेट मैं बचपन से देखती आई हूँ। तो आई वाज लाइक कि कोई खरीदेगा तो नहीं। बट देन टू माय सरप्राइज 1 घंटे में तकरीबन 100 से ज़्यादा कमेंट्स उस पोस्ट के नीचे आए हुए थे, जो कि लोग इंटरेस्टेड थे वो कपड़ा खरीदने में। तो वहाँ से मुझे आइडिया आया कि मेरे आसपास इतनी औरतें ऐसी हैं जिनकी अलमारियाँ लिटरली कपड़ों से उबल रही होती हैं, लेकिन वो सिर्फ एक ही चीज़ कहती हैं कि मेरे पास तो कुछ पहनने को ही नहीं है। जी। तो वहाँ से आई हैड दैट आइडिया कि क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म मैं बिल्ड करूँ जहाँ पे जैसे बहनें अपने आपस में कपड़े शेयर कर सकती हैं और दोस्तें आपस में कपड़े शेयर कर सकती हैं। तो हम एक बड़ा नेटवर्क पाकिस्तान में बनाए जहाँ पे मैं आपसे कपड़े शेयर कर सकती हूँ और आप किसी कोई कराची में बैठी लेडी के साथ कर सकते हैं। वेरिएशंस भी आ जाएंगे, क्योंकि खवातीन का तो मसला है कि ड्रेस रिपीट भी नहीं करना, तो इतने सारे ड्रेसेस हैं, डेली नई लुक आप बना सकते हैं। अच्छा अलिशा, महंगाई के इस दौर में आपके बिजनेस मॉडल से एक आम इंसान या आम सारिफ कितना फ़ायदा उठा सकता है? सिर्फ कीमत कम है या कुछ और भी लवाजमात मिलेंगे इसमें? नहीं, सो एब्सोल्युटली विद बिजबी हमने हमेशा लाइक प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू इज़ वन ऑफ द एलिमेंट्स, लेकिन जो हमारा यूएसपी भी है या डिफरेंशिएशन पॉइंट है वो यही है कि हम लोग क्वालिटी एश्योरेंस के लिए बहुत स्ट्रिक्ट हमने एक पॉलिसी क्रिएट की है। सो जो भी हमारे प्लेटफॉर्म से कपड़े ख़रीद रहे हैं या बेच रहे हैं, सो बिफोर द एंड बायर विल गेट इट, तो हम लोग उसकी बहुत एक क्वालिटी एश्योरेंस के थ्रू वो गुजरता है। तो प्राइस वाइज अच्छे कपड़े सब अवेलेबल हैं, बट देन अगेन मेकिंग श्योर द क्वालिटी इज़ टॉप नॉच, बिकॉज ऑफ कोर्स एक ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो बहुत था कि एक तो प्री लव्ड, ऊपर से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, तो उसमें जस्ट टू एक्चुअली हेल्प आउट पीपल कि जी आप प्लीज़ परेशान ना हो, वीव गॉट यू कवर्ड। सो विद दिस क्वालिटी एश्योरेंस वाली चीज़ वीव एक्चुअली बीन एबल टू केटर दैट एज वेल। बहुत ज़बरदस्त अलिशा, यानी आप लोगों ने एक पॉलिसी बनाई है, एक स्टैंडर्ड सेट किया है, और उसको अगर ये कपड़े मीट करते हैं तो फिर ही आप इनको आगे बेच सकते हैं। सैरिश, मुझे आप ये बताइएगा कि प्री लव की बात हो रही है, मतलब ये लोगों ने बहुत ज़्यादा सुन लिया, ये रिसाइकलिंग का जो अमल है ये इस काम के अंदर किस तरह से आप कर रहे हैं? क्या कपड़ों को दोबारा डिज़ाइन किया जाता है या सिर्फ उन्हें साफ़ सुथरा करके लॉन्ड्री करके दोबारा से सेल किया जाता है? ये क्या है, ज़रा हमें समझाइए। बिल्कुल, तो हमारा जो प्लेटफॉर्म है उसमें 2 कॉन्सेप्ट है। एक तो रीयूज के हैं कि वही बात है कि 1-2 दफ़ा पहने हुए कपड़े जो कि बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है, बजाय इसके कि वो अलमारियों में बंद रहे, हम उस कॉन्सेप्ट को ला रहे हैं कि वो आप रीयूज करें कपड़े। आपने नहीं करने तो कोई और रीयूज करे, लेकिन वो कपड़े लैंडफिल्स में ना जाए, क्योंकि आपको पता होगा फैशन इंडस्ट्री दुनिया की 2nd बिगेस्ट पोल्यूटिंग इंडस्ट्री आफ्टर द ऑयल इंडस्ट्री, और उसकी वजह सिर्फ फास्ट फैशन ही है कि लोग 1-2 दफ़ा कपड़े पहन के फेंक रहे हैं और वो लैंडफिल्स में जमा होता जा रहा है, एंड इट इज़ रियली हार्मिंग द अर्थ। तो एक तो हम ये कॉन्सेप्ट लाए हैं। दूसरा जो हम कॉन्सेप्ट लाए हैं जो कि न्यू है पाकिस्तान के लिए, वो अपसाइक्लिंग का है। सो हमें एक इशू हमने देखा कि कुछ कपड़े ऐसे हमारे पास आ रहे थे जो कि माइल्डली डिफेक्टेड थे, तो वो हमारे क्वालिटी एश्योरेंस पास नहीं करते थे, हम बायर को नहीं भेज सकते थे, और वो सेलर वापस भी नहीं ले रहा था। हमारे पास कपड़े काफ़ी इकट्ठा होना शुरू हो गए। सो फिर हमने सोचा कि बजाय इसके कि हम इनको डंप करें, हम इनसे कुछ नया क्यों नहीं बना ले। सो हम लोगों ने क्या किया, शर्ट्स होंगी, काम वाले कपड़े थे, शर्ट्स थी, उनको हमने एक अपने सेलर को दिया और उन्होंने उसमें से हमें एक्सेसरीज बना दी, टोट बैग्स बना दिए, स्क्रंचीज बना दी, तो डिफरेंट एक्सेसरीज। और अभी हम इस चीज़ पे भी काम कर रहे हैं कि हम 4-5 शर्ट्स को लेकर और उनको उनके फैब्रिक्स को इकट्ठा करके, जिस तरह एक ज़माने में चटापटी स्टाइल बड़ा पाकिस्तान में चला था शादियों के कपड़ों में, सो बेसिकली दैट कॉन्सेप्ट के 5 डिफरेंट शर्ट्स के फैब्रिक्स को इकट्ठा करके आप एक नई शर्ट बनाएं, जो कि कॉन्सेप्ट जैसे कि हम अक्सर देखते हैं, हम अम्मी के अपने ड्रेसेस जैसे पुराने उठाए, साड़ियाँ काट कर हम बना लेते थे कपड़े, तो ये तो बहुत ज़बरदस्त काम हो गया कि अब आप घरों में ये ना करें बल्कि आपको दे दें और आप उसको डिज़ाइन कर देंगी। बड़ी ज़बरदस्त बात। और ये भी कि एनवायरमेंटल इशू के बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि दीगर ममालिक में जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं वो इस चीज़ का बहुत आजकल ख्याल भी रख रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा ट्रेंड है यकीनन। लेकिन आपकी जानिब आऊँगी लिशबा, जिस तरह से हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं
ये जो प्री लव फैशन को लेकर आम सारिफीन के जहन में ना कोई झिझक होती है, कोई बदगुमानी होती है, उसे तोड़ने के लिए आप क्या स्ट्रेटजी अपना रही हैं, क्या हिकमत अमली आपकी? जी बिल्कुल। सो पहले ऑब्वियसली पहले बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, अब विद टाइम थोड़ी एक्सेप्टेंस जनरली भी आ रही है, ऑल्सो बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक हिट जो पोस्ट कोविड एक ग्लोबली ही आई है, उसकी वजह से भी, एंड ऑल्सो क्योंकि अब जो जेन ज़ी है वो इस कॉन्सेप्ट के लिए दे आर वेरी ओपन टू इट, इन फैक्ट दे वुड वांट टू, दे वुड प्रेफर वेयरिंग प्री लव क्लोथ्स एंड ऑल्सो अपसाइकिल क्लोथ्स एज सैरिश मेंशन, बिकॉज वो एक ऐसे पीसेस होते हैं जो किसी के पास नहीं होते, तो उनको होता है कि हम कुछ ऐसा पहन लें, कोई ऐसी जैकेट पहन लें, कोई ऐसी शर्ट पहन लें विच इज़ वेरी डिफरेंट, विच ओनली वी हैव। सो इवन टू केटर द माइंडसेट, या एक जो ट्रस्ट डेफिसिट था या एक जो टैबू अटैच था, वो अभी भी कहीं ना कहीं है, लेकिन अ लॉट ऑफ दैट हैज़ बीन वी आर एबल टू केटर दैट थ्रू द प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, एंड ऑल्सो क्योंकि अब it is a need of time for us to go towards more conscious shopping practices and also help the world become a greener place. सैरिश, आप बड़ा इस मामले पर खुलकर बात कर रही हैं, जरा हमें ये बताएं क्या चैलेंजेस थे आपको इस काम को लेकर, कौन सी मुश्किलात थी, लोगों के क्या कंसर्न्स थे, मतलब कपड़े स्मेली हैं या कोई इस तरह की चीज़ें आपके पास आ रही हैं, और बहुत सारी जो चीज़ें हो सकती हैं, सोशल माइंडसेट की भी अगर हम बात कर लें तो क्या मतलब इस तरह के मसाइल थे? तो जो सबसे बड़ा मसला आई थिंक जब मैंने बिल्कुल मुझे आइडिया आया था, तो ऑब्वियसली सबसे पहले आप क्या करते हो, आप अपने क्लोज फ्रेंड सर्कल, फैमिली सर्कल में जाके डिस्कस करते हो आइडिया कि अच्छा व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। तो जो इनिशियल में जब भी किसी से बात करती थी ना, तो वो दो कमेंट्स मुझे सुनने को मिलते थे, एक तो कि अच्छा तुम लंडा बेच रही हो, और दूसरा कि मैं तो कभी किसी की उतरन ना पहनूं ना। तो वो कॉन्सेप्ट के, और मैं किसी को चले, ये तो वो था कि जिनको मैं कह रही थी कि पहनो, जिनको मैं ये भी कह रही थी ना कि बेच लो, इवन वो लोग मुझे ये कहते थे कि अच्छा हम गरीब थोड़ी है कि हम बेचेंगे, हमें पैसे थोड़ी चाहिए। तो मैं वही कहती थी कि आप लोगों को ये हजम है कि आप फेंक दो कोई चीज़, बट ये नहीं कि वो किसी के यूज में आ जाए आगे। हाँ, और वही किसी ने मुझे एक दफ़ा ये भी कहा कि अच्छा आप गरीबों का हक मार रही हो कि अगर हम लोग डोनेट करते हैं वो करना बंद कर देंगे, वो बेचेंगे। तो मैंने उनको ये समझाया कि देखें, अगर एक ज़ारा शाहजहां का 20,000 का जोड़ा एक आप मेड को दे रहे हैं, उसकी लाइफ में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसने किसी किटी पार्टी पे नहीं जाना, तो आप वही आपके काम से मेड्स जो है ना वो सबसे ज्यादा मुतासिर हुई हैं। हम पहले भी आपस में डिस्कशन कर रहे थे, तो बड़ी आपको खरी खरी सुननी पड़ती होंगी अपने घर की इर्द गिर्द की मेड से। और इसके साथ साथ सैरिश, ये कितना फायदा हुआ है कि हम देखते हैं, सैरिश कह रही यस मैं ये कह रही हूँ, ये कितना फायदा हुआ है क्योंकि बहुत सारी लड़कियों का शादियों के दौरान बहुत बड़ा मसला रहता है, 7-7, 8-8 लाख, 12-12 लाख के ड्रेसेस खरीदना बहुत मुश्किल है। एक तो वो शादी करने का बर्डन, ऊपर से ड्रेसेस खरीदने का बर्डन, ये कितना कम हुआ है और इससे उनका कितना फायदा है। बिल्कुल ऐसे ही। और दूसरी बात ये है कि देखिए, मैं वही कहती हूँ, आपने किसी को हेल्प की नीयत से करना है, आप वो कपड़े बेचें, वो पैसे उसको दे दें, उससे शायद वो अपने घर के 4 फर्द के कपड़े बनवा लेंगे। और दूसरा वही आपकी वाली बात कि लोग हम खुद कमाते हैं, अब आप भी जिस तरह यू अर्निंग योर ओन मनी, तो आपको पता है कि मुझे अगर एक चीज़ 4 लाख की अगर मुझे लाख में मिल रही है, तो हम वो ज़रूर ऑप्शन लेंगे, हमें नहीं फ़र्क पड़ेगा कि कि वो सेल पे हम उठा रहे हैं, किस तरह उठा रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर हमें लॉजिकली अगर हमें वो चीज़ मेक सेंस करेगी, तो वो शायद इतना मिलेनियल्स के अंदर इतना इशू नहीं है। हमारे से जो एल्डर जनरेशन है उनको तो इम्पॉसिबल हो गया मेरे लिए समझाना। सो टेक्निकली ये अम्मियाँ दादियाँ एक्सेप्ट नहीं करती, वो कहती है नहीं मेरी बेटी किसी की उतरन क्यों नहीं, ये कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल ऐसे। और सिर्फ शादी करने में आपको एक मजे की बात बताऊं, जैसे हम लोग वर्किंग हैं, तो हम लोग अब हमने नोटिस किया कि ऑफिसेस तक में इस चीज का प्रेशर आ गया कि अगर आप एक कपड़ा बार बार रिपीट करते हो तो लोग नोटिस करते हैं कि अच्छा ये आप बार बार क्यों पहन के आ रहे हो। तो अब इवन ऑफिसेज में लड़कियां हर वक्त नए कपड़े ले रही होती हैं। तो अब हम दोनों ने जो करना शुरू किया है, सैरिश आपने बहुत जबरदस्त काम किया, आपने बड़ी आसानी कर दी है सब लोगों के लिए, मतलब चाहे ऑफिस गोइंग है, जिसकी शादी हो रही है, सिवाय मेड्स के। आप अपनी लाहौर में ब्रांच खोलें ताकि हम भी मुस्तफीद हो सकें, क्योंकि मैं आपके इस आइडिया को बहुत सपोर्ट करती हूँ, ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है खवातीन के लिए। तो मैं आप बेचने वालों में से खरीदने वालों में, मैं दोनों ही हूँ। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, रियली अप्रिशिएटेड। आप दोनों को अल्लाह कामयाब भी करे। थैंक यू सो मच। हम पूरे पाकिस्तान में अभी भी, सो आप लाहौर में बैठे, जबरदस्त, ये में बैठे हुए हो,
अब आपकी मर्दों के लिए भी थाली फिर के कोई आइडिया लेकर आए। मर्दों का नहीं, अभी नहीं। वो चलिए किसी और अलिशबा दिन बताऊंगी साहब, क्यों बहुत नहीं। अच्छा आप काम कर रही हैं, अल्लाह आपको बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ दे जी। हमने बहुत इंटरेस्टिंग गुफ्तगू की और हमें आइडियाज़ भी किए और हमें अब एक कॉन्टैक्ट भी मिल चुका है कि हम कपड़े ले भी सकते हैं और कपड़े बेच भी सकते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं, मैं और जैर की ब्रेक में हमने क्या स्ट्रेटेजी डिस्कस अपनानी क्या है करना है, मेरे लिए कुछ नहीं है, उन्होंने कहा मर्दों के लिए भी कुछ आपके नहीं लिए है, भी कोई खवातीन के इंतजाम लिए। हम बस बनाते हैं। मैं ब्रेक तो पे हम जाना चाहूँगा। ब्रेक पर चलते हैं। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन। क्या कभी आपने ये फील किया है कि सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आपका सांस जो है वो गैर मामूली फूल रहा है, या फिर घुटनों से ऐसी आवाज़ें आती हैं जैसे वो थक चुके हों? क्या रोज़मर्रा के काम जो कभी आपको आसान लगा करते थे अब बड़े मुश्किल लगने लगे हैं? तो परेशान ना हो, आप अकेले नहीं हैं, बल्कि हड्डियों की कमज़ोरी जो कभी सिर्फ बुढ़ापे की अलामत समझी जाती थी, आजकल जवानी की दहलीज पर कदम रखने वालों को भी अपना निशाना बना रही है। जी बिल्कुल, और गैर मुतवाज़न खुराक इसमें जी बहुत बड़ा किरदार अदा कर रही है। मसरूफ़ मगर गैर फ़ाल हम तर्ज ज़िंदगी अपनाते हैं और नींद की भी कमी होती है, जहनी दबाव भी होता है। ये सब चीज़ें जो हैं वो खामोशी से हमारी हड्डियों और जोड़ों को खोखला कर रही होती हैं, और जब हड्डियां कमज़ोर हो जाएं तो इंसान सिर्फ जिस्मानी तौर पर नहीं बल्कि ज़हनी और नफ्सियाती तौर पर भी टूटने लगता है। मगर जी उम्मीद बाकी है। इसी मसले का हल जानने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं माहिर नेचुरोपैथी डॉक्टर जमील साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। आज जोड़ों के दर्द और हड्डियों के दर्द की भी हमने बात करनी है। तो ये आजकल नौजवानों में क्यों बढ़ गया रुझान? हम पहले सुना करते थे बुजुर्गों के जी जोड़ दर्द करे, हड्डियां दर्द कर रही हैं, तो ये मसला अब नौजवानों तक आ गया। क्या असल वजह क्या है इसकी? असल वजह इसकी ये है जी कि सॉरी असल वजह इसकी ये है कि बुढ़ापे में जाके वो लोग काम काज अपना सारा जो है वो छोड़ चुके होते थे, और जो उनके बच्चे होते थे वो उस काम को संभालते थे, और फिर उनको जो है ना वो एक रिटायरमेंट लाइफ और इजी कर देते थे। जबकि इंसान को हर सूरत अपने आखिरी सांस तक जो है किसी न किसी काम में, किसी एक्टिविटी में रहना चाहिए। इसलिए आप देख लें कि आपको इस वक्त पार्क्स वगैरह में जितने लोग मिलेंगे, या तो वो मिलेंगे जिनको कुछ मेरे जैसे डॉक्टर्स ने कह दिया होगा ना कि जी आपने वाकई वॉक पे जाना है, ज़रूरी है, या आपको रिटायर्ड पर्सन मिलेंगे चूँकि वो सारा दिन 24 घंटे 24/7 घर में, तो वो फिर बाहर निकलते हैं सुबह या शाम कि वो कहते हैं चले जाएंगे बाहर, कुछ हम ख्याल हम लोग को ऐसे मिलेंगे, एज फैक्टर है और उसमें जाके कोई गपशप हो जाएगी, टाइम थोड़ा सा वो बिजी करने की कोशिश करते हैं। अदर देन हमारे यहाँ अब इस वक्त नौजवान सेम उसी पोजीशन पे हैं। पहली बात कि वो कोई एक्टिविटी, कोई हार्ड वर्किंग, कोई उसके बाद हमारी कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी इस तरह की बिल्कुल है ही नहीं। उसके अलावा अगर हम देखें तो सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो है वो चिकन का है। जिस चिकन को हम ब्रायलर मुर्गी को बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, बहुत शौक से खा रहे हैं। हमारी हड्डियों की जो आउटलाइंस होती है ना बिल्कुल साइड के किनारे जो हड्डियों के, हमारे सारी हड्डियों का जो बुरबरापन जिसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा आ चुका हुआ है। और इसके होने की सबसे बड़ी वजह इस वक्त जो है ना वो ये ब्रायलर मुर्गी है। देखें, वलायती मुर्गी और वलायती अंडा, फिर वलायती डॉक्टर और वलायती दवाइयाँ, क्या कॉम्बिनेशन इसका जो है ना वो बना हुआ है। और हम उसके अंदर ऐसा चेन है, हम उसमें उसके फिर उस पिंजरे में ऐसे जकड़े जाते हैं, फंस जाते हैं, फिर उससे बाहर निकलना हमें आता ही नहीं। हम ये सिर्फ समझते हैं कि कहीं भी दर्द है तो दर्द का 2 गोली है वो लो, और उसके बाद अपनी दिमाग सुन करो, दर्द महसूस नहीं होती और हमारे सारे काम हो रहे होते हैं। जब असर ख़त्म होता है दर्द फिर शुरू हो जाती है, फिर वही काम है सारे के सारे उस तरह से। तो हमें वर्किंग, एक्सरसाइज और अपने आप को टाइम देना है। इस वक्त अगर हम 5-6 चीज़ों को अपनी लाइफ से अगर वो छक्का मार के बाहर निकाल देना तो बहुत इजी हो जाएंगे हमारी लाइफ। उसमें 6 से चिकन है, 6 से चावल है, 6 से चाय है, 6 से चस्का चटखारा है, 6 से चिकनाई से मुराद हमारा बनस्पति घी जितने भी हैं, और उसके अलावा जो हमारे कुकिंग ऑयल्स हैं ये उसमें शामिल है। हम इनको अपनी लाइफ से जो है ना वो बिल्कुल निकाल दें। चीनी इसमें सबसे बड़ा एक सोर्स है इन चीज़ों को, क्योंकि ये सारे के सारे केमिकल बेस्ड हैं और केमिकल से तैयार किए जाते हैं, और ये केमिकल हमारे लिए बड़े हार्मफुल है। इन चीज़ों को, ये 6 चीज़ों को अगर हम 6J को निकालें बाहर तो आपकी लाइफ बड़ी कमाल की हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारी रोज़मर्रा की खुराक में कौन सी ऐसी बुनियादी कमी है? चलें ये चीज़ें तो आप कह रहे हैं कि नहीं खानी चाहिए,
किन चीज़ों की कमी है जो कि हड्डियों को खामोशी से खोखला कर रही है? और ये जो हम बोन डेंसिटी टेस्ट करवाते हैं, ये कितना रिलायबल है? देखें, हर एक को अपना खुद से पता है। अगर हम मशीनों का सहारा लेंगे बहुत सारी जगहों पे टेस्टों के हवाले से, तो हमारे लिए वो और ज़्यादा हार्मफुल टेस्ट हो जाते हैं। उनमें मुख्तलिफ रेजेज़ हैं, जैसे CT स्कैन है, MRI है और बोन स्कैन्स हैं, इस तरह की चीज़ें। ये जिस कमरे में हैं वो कमरे में इतनी रेजेज़ हैं जिसका अंदाज़ा नहीं, और हमारे लिए और ज़्यादा नुकसानदेह हो जाती हैं। और सम टाइम तो ये हमें कैंसर तक वो रेजेज़ ले जाती हैं और हमें उसका पता भी नहीं होता, और हम पैसे दे के वो टेस्ट करवा रहे होते हैं। हमें अपनी फूड जो है उसको अच्छा इनटेक करना है, और उसके लिए हमारे यहाँ जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनमें से जो चीज़ें आपकी दस्तरस में है, जो आप इजीली ले सकते हैं। हर बंदा इस वक्त जो है ना, मिसाल के तौर पे स्टेंट डलवाना हार्ट के लिए जो इश्यूज बन रहे हैं, और हार्ट में जो आर्टरीज ब्लॉकेज या वॉल ब्लॉकेज आ रहे हैं, इस तरह के हार्ट फेलियर्स हो रहे हैं, इसके लिए चिलगोज़ा जो है वो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर अभी हम ये बात कर दी है तो नीचे बेशुमार लोगों के कमेंट्स आएंगे कि जनाब वो तो 8-10 हज़ार रुपए किलो है, कौन खरीद के खाएगा। 5 लाख रुपए का स्टेंट डलवा लेना है। उस वक्त किसने वो फैसिलिटेट किया, या किसने आपको आसमान से पैसे उतरे थे, आपने वो करवा लिया, और वो करवाने के बाद भी सारी जिंदगी आपको दवाइयाँ खानी है। ये तो सिर्फ हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो चिलगोज़ा हमारा यहाँ से बाहर जाता है, जो पाइन हमारा यहाँ की पैदावार है। मैं अमेरिका में होता हूँ ना, वहाँ पे हम जब देखते हैं, वहाँ अमेरिका का बहुत छोटा सा पाइन है और इतना मज़ेदार भी नहीं है, उससे ज़्यादा अच्छा हमारा है। लेकिन हम शायद रेवेन्यू जनरेट करने के चक्कर में हमारा सारा यहाँ से बाहर चला जाता है। इस पर पाबंदी लगा दें कि पाकिस्तान से ये बाहर नहीं जाएगा, तो आप यकीन करें ये आपका ये 1500-1800 2,000 रुपये किलो ना बिके तो मुझे मैं खरीद के दूंगा, इतना ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन वो बाहर चला जाता है। फिर भी जिस रेट पे मिल रहा है, अगर हमने दवाइयाँ सारी उम्र खानी है तो उसकी निस्बत अगर हम उसको लेकर परचेज करेंगे, इसी तरह से पिस्ता है, काजू है, अखरोट हैं, कई सारी, बादाम है, बादाम की गिरी लेकर खाई जाए बहुत अच्छी है। इसमें खजूर का इस्तेमाल जो है वो बहुत अच्छा है। जैसे हमने पीछे भी एक दफ़ा कहा था कि खजूर हो और गुठली उसकी निकाल कर उसका वज़न 1 पाव हो, और उसके बाद 1 पाव बादाम की गिरी हो, फ्रेश गिरियाँ हो, ताज़ा तोड़ के निकाली जाएँ, और 1 पाव शहद। तीनों को अच्छी तरह मिक्स कर लें, पहले दोनों चीज़ों को कूट के यकजन कर लें, फिर शहद डाल लें। इससे अच्छा आपकी हड्डियों और पट्ठों के लिए कुछ हो ही नहीं सकता। और ये जो कैल्शियम हम इनटेक कर रहे हैं ना, कि कैल्शियम से हड्डियां मजबूत होंगी, ये उल्टा काम खराब कर रहे हैं। कि चूंकि जितना कैल्शियम इस वक्त मार्केट में है वो सारे का सारा मैक्सिमम सोर्स उसका जो है वो कली चूना है, जो हम कभी दीवारों पे किया करते थे। तो कैल्शियम का हड्डियों से इतना ताल्लुक नहीं है जितना फास्फोरस का है। तो फास्फोरस को हम बुलाए बैठे हैं और कैल्शियम की मार्केटिंग हुई पड़ी। डॉक्टर साहब, यानी कि यही खुराक, यही डाइट आप लेंगे तो मतलब नेचुरोपैथी में इसका यही बकरे का इलाज गोश्त है। की यखनी ले लें, सूप यखनी जो है वो बकरे के गोश्त की लेनी चाहिए। दुम्बे के गोश्त की यखनी उससे ज्यादा अच्छी हो जाएगी। देसी मुर्गी लें, उसकी यखनी बनाएं, वो बहुत अच्छी है। ताकि हम अपने पाए खाने हैं तो पाए बहुत अच्छे हैं, बकरे के बना के खाए जाएं, उसका शोरबा लिया जाए। आपके ये जो जोड़ों के अंदर वो वाजें आती हैं या उसमें जो रगड़ पैदा होती है, मसाइल है, वो आपको इनटेक उसको हील करेगा उसको। और लेकिन उसकी शर्त ये है कि पाए खाने हैं तो उसके साथ नान हरगिज नहीं खाना, मैदे की बनी हुई कोई चीज़। उससे बेहतर है कि आप जो है वो आप जौ की रोटी उसके साथ लेंगे तो आपके लिए, आपको उससे जो फायदा लेना है वो भरपूर अच्छे तरीके से फायदा आए, ना कि उसके साथ हम मैदा यूज करके नान खा के तिला वाला कुलचा आना चाहिए भाजी गरम गरम लस्सी का गिलास। नहीं, वो टेस्ट जरूर है, तो फिर वही लस्सी जो है वो आपके घुटनों में और जोड़ों में क्या मसाइल कर। और ख़ास तौर पे इसमें एक बहुत बड़ा और जो एलिमेंट है वो है हमारे यहाँ पेन किलर अद्वियात का इस्तेमाल। जो हम जितनी भी पेन किलर्स लेते हैं, ये हमारे जोड़ों की जो अंदर रतूबात होती हैं ये उनको ड्राई कर रही होती हैं, बर्न कर रही होती हैं, और उसकी वजह से हमारे जोड़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खोखले होना शुरू हो जाते हैं। तो हमें पेन किलर भी किसी हद तक लेनी चाहिए, अदरवाइज हमें उसका प्रॉपर कोई इलाज करना चाहिए। गूंदें इसके लिए बहुत अच्छी हैं, दरख्तों में गूंद लगती हैं, गूंद कतीरा इसके लिए बहुत अच्छी है। कीकर की गूंद है, आप उनको लेकर आप उसमें पानी में डाल के उसको गर्म पानी में उसको रात को भिगो दें, सुबह उसको ज़रा गर्म करके थोड़ा सा नीम गर्म पी लें, तो ये आपके जोड़ों के अंदर इस कदर कमाल की वही सारी रतूबत पैदा करेगी। इवन आपके कमर के अंदर अगर मसले हैं, रीढ़ की हड्डी के अंदर, और वहाँ पे कुछ स्पेसेस और इस तरह के इशू हैं, वहाँ भी बहुत अच्छा करेगी। और इसके लिए एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, मगज़ बनोला बहुत अच्छा है। मगज़ बनोले का मगज़, जिसको हम पंबा दाना कहते हैं, बनोले का मगज़ जो है उसको लेकर उसका पाउडर बना लिया जाए। मगज़ बनोला का पाउडर, पंबा दाना इसको कहते हैं, उसका 1 टेबल स्पून जो है वो सुबह और 1 टेबल स्पून रात को नीम गर्म दूध के साथ, और अगर दूध में देसी घी डाल के फेंट के उसके साथ लिया जाए
तो आपकी कमर जो है उसको लोया तोड़ किस्म का वो काम कर देगा और आपके जितने जोड़ हैं उनको इतना अच्छा, इतना कमाल का कर देगा। आपको मोरों के मसाइल जो हैं, जो छोटे छोटे आ रहे हैं, जो आगे चल के डॉक्टर आपको कहता है कि नहीं जी ये जो होंगे आपके मोरों का ऑपरेशन होगा, इस लेवल तक जो जाने, इन चीज़ों में अल्लाह ने शुरू में आपको इतना आसान रेमेडी दी है, आप उससे अपने आप को जो है वो उससे भरपूर फायदा उठाएं तो ज्यादा बेहतर है। सही, तो ये नेचुरल रेमेडीज हैं, आप इन्हें अपनाएं और अपनी हड्डियों को महफूज करें। इससे ज्यादा बेहतर क्या हो सकता है कि बाद भी करें, मजबूत भी करें उन्हें। महफूज रहें, मजबूत रहें, ये तो नारा लगाते हुए हम जा रहे हैं। ये इसी मैसेज के साथ जी हम अभी चलते हैं, हेडलाइंस की तरफ जाना है और हेडलाइंस के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। और जी सोशल मीडिया का दौर है और हमारी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बन चुका है। ख़बरें हो, तफरी हो या कारोबार हो, सब कुछ ही हमें अब मोबाइल फ़ोन या चंद एक क्लिक्स पर चाहिए होता है और है भी हमारे चंद एक क्लिक्स के फासले पर। लेकिन अगर हम सोशल मीडिया के बदलते रुझानात की बात करें तो इस वक्त फूड व्लॉगिंग का ट्रेंड सबसे ज़्यादा चल रहा है और पाकिस्तान में फूड व्लॉगिंग का ट्रेंड तेज़ी से हम बढ़ता देख रहे हैं। और बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक देख लें, नौजवान जो है वो मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, खाने पीने की चीज़ों और स्ट्रीट फूड की अगर हम बात करें उसको अपनी वीडियोस में दिखाकर लाखों व्यूज़ भी लेते हैं, फॉलोअर्स भी लेते हैं। और यही नहीं, ये व्लॉगर्स अच्छी खासी इससे आमदनी भी कमा रहे हैं। तो जबरदस्त नहीं हो गया? वैसे उनके लिए जबरदस्त है, लेकिन हमारे लिए देखें ना, आधी रात को आप बैठे हैं और जनाब आप स्क्रॉल कर रहे हैं और खाने पीने के फूड व्लॉग्स आ गए हैं और आप जो ब्रश करके लेटे हैं कि जनाब आप कुछ नहीं खाना तो फिर आपको भी क्रेविंग शुरू हो जाती है। तो सवाल यहाँ पर ये कि क्या ये रुझान सिर्फ तफरीह और बिजनेस तक ही महदूद है या फिर इसके कुछ मनफी असरात भी हैं? माहिरीन सेहत खबरदार करते हैं कि फूड व्लॉगिंग के बढ़ते हुए शौक के बायस नौजवानों में फास्ट फूड और जंक फूड की मकबूलियत तेजी से बढ़ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की 60% आबादी मोटापे का शिकार है और हर चौथा नौजवान वजन बढ़ने की बीमारी का भी सामना कर रहा है। जी बिल्कुल, और इसी मसले के हल के लिए हमारे साथ आज स्टूडियोज में मौजूद हैं बात करने के लिए प्रोफेशनल शेफ और फूड कंसल्टेंट हमजा शेफ। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में फूड व्लॉगिंग का बहुत ज़्यादा ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह क्या है? क्या आवाम को बहुत ज्यादा खाना खिलाना है, भूखी है, क्या वजह क्या है? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि फूड ट्रेंड, ये व्लॉगिंग तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हर किसी जिसके पास, क्योंकि हर किसी के पास स्मार्टफोन है, हर किसी ने फोन पकड़ा है, आगे सीधा किया और शुरू हो गए हैं। ठीक है, इसमें क्रेडिबल लोग भी हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो क्रेडिबल नहीं है। अच्छा, और मैं नॉर्मली ये बिल्कुल, और मैं नॉर्मली एक क्वेश्चन करता हूँ कि क्रेडिबिलिटी क्या है, एक बंदा कैसे, एक जिस तरह माहिर नफ्सियात है या आप कैसे, हाउ डू यू स्पेशलाइज कि आप बता सको कि ये चीज खाने के काबिल है या ये खाने के काबिल नहीं है। ठीक है ना। अब एक लॉट है जो पिछले 5-6 साल पहले जब कोविड आया तो एकदम लोग आए जिन्होंने फैमिली व्लॉगिंग शुरू की, फूड व्लॉगिंग शुरू की और वो मकबूल हो गए। ठीक है, उन्होंने नाम बना लिया और उनके पास मिलियंस में उनके व्यूज आ गए और उनके मिलियंस में आ गए सब्सक्राइबर्स। उनको देखा देखी एक लॉट आई लोगों की जिनको कुछ नहीं पता था। ठीक है, उन्होंने कहा अगर ये कैमरे के आगे बोल रहे हैं या बोल सकते हैं तो हम भी बोलते हैं। सही। और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया आके। ठीक है, अब उसमें उन लोगों ने वायरल कल्चर का इस्तेमाल किया, किसी ने बाल लगा लिए, किसी ने ऐनक लगा ली, किसी ने एक अजीब से बोलने का तरीका बना लिया कि भाई लोग सुनो मेरी बात सुनो। आप समझ रहे हैं ना, खवातीन ने, और एक वो कुछ कोई छोटे कद की खातून एकदम वायरल हो गई, कोई, आप समझ रहे हैं ना, वो वायरल कल्चर में लोगों ने एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर दी फूड बिजनेस की, जो एक अच्छा खासा फ्लरिशिंग बिजनेस था। उसको उसके एक साइड इफेक्ट्स, एक डार्क इंडस्ट्री में फूड व्लॉगिंग, जो फूड क्रिटिक जो जिसको असल में कहा जाता है, ठीक है, फूड क्रिटिक्स को उन्होंने एक नया टर्म दे दिया, फूड व्लॉगर। और जो कि कोई नाम ही नहीं बनता, कोई टर्म ही नहीं है ये फूड व्लॉगर। ठीक है, और एक डार्क इंडस्ट्री, एग्जैक्टली, तो एक डार्क इंडस्ट्री का आगाज हो गया जिसमें हाँ क्रेडिबल लोग हैं। अच्छा हमजा, होना तो आपने जिस तरह से बात की कि इससे जो फूड इंडस्ट्री है उनका बिजनेस कम हुआ है, हालांकि होना तो ज्यादा चाहिए था, मतलब जितना वो दिखा रहे हैं लोगों तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, असल प्रॉब्लम होगी डिमांड और सप्लाई की। सही है कि डिमांड लिमिटेड है, सप्लाई टू मच हो गई है। जब आपने देखा ना रुझान बढ़ा है लोगों का खाने की तरफ, फूड व्लॉगिंग की तरफ वजह से, उस तरह से सैचुरेशन रेस्टोरेंट्स में भी शुरू हो गई है। जिसका दिल करता है उठता है वन डिश वंडर के साथ या 2-4 चीजों के कॉन्सेप्ट के साथ या कट कॉपी पेस्ट करके अपने साथ वाले रेस्टोरेंट में
वैसा ही एक रेस्टोरेंट बना लेता है। तो एक तो सैचुरेशन हमारी तो एक साबिक वजीर खारजा उन्होंने भी रेस्टोरेंट बना लिया हुआ है। अच्छा, वाह क्या बात है। देखिए ना, हर कोई माशाल्लाह प्रमोट भी करती हैं वो पूरे तरीके से। देख लें भी सब लगे यहाँ हैं फिर ना। ये होता है ना कि वो मीटअप्स रख लिए, कुछ भी छोटा सा अपना एक अपने रेस्टोरेंट शुरू किया। बिल्कुल। तो ये इस टाइम एक हाई चल रही है फूड ब्लॉगर्स की, ठीक है। अब इसमें आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हर किसी को देख के आप पागल हो रहे हो, ठीक है। स्पेशली मैं जिस तरह एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चियां हैं, उन्होंने एक एंटरटेनमेंट का या खाने पीने का जरिया बना लिया है कि आपको पता है आजकल सारी बच्चियां खुश शक्ल हैं, अपनी फिटनेस का ख्याल रखते हैं, वो जाते हैं कहीं व्लॉग लगाते हैं, कोई 5-10 हज़ार व्यूज आ जाते हैं, उसके बाद वो कोई भी नया रेस्टोरेंट खुलता है या कुछ भी होता है तो डीएम आते, जिस तरह मैंने भी एक रेस्टोरेंट बनाया था तो डीएम आते रहते हैं, बाटर कोलैब, कि हम आएंगे, आप हमें बस खाना खिला दें, हम कवर करेंगे। करते 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 वो एक लेवल पे आ जाते हैं जब उनके 25, 30, 35 हज़ार फॉलोअर हो जाते हैं, फिर वो 5,000, 10,000, 15,000 से बात आगे निकल जाती है। हाँ जी, फिर वो चार्ज करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, हाईएस्ट जो इस वक्त टॉप के फूड व्लॉगर हैं, क्या चार्ज कर रहे होंगे? 5 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 10 लाख एक फूड रिव्यू का? 15 लाख। मैं मेरी इतने लोगों से बात हुई है और 5 लाख तो एक नॉर्मल अमाउंट है एक रिव्यू का, ठीक है। 5 से 15 लाख जो ए लिस्टर्स हैं वो चार्ज कर रहे हैं। हाँ जी, तो हमें भी शुरू कर देना चाहिए। बिल्कुल जी, आप भी आ जाए, अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपने कितने पे किए हैं अभी तक? मैंने भी, हाँ, मैं, अच्छा देखें, डिस्पाइट कि मैं 8 साल से शोज कर रहा हूँ, टीवी कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी मैंने रेस्टोरेंट बनाया तो मुझे भी इन लोगों की जरूरत पड़ी थी, ठीक है। पर वो क्रेडिबल लोग थे, वो सही लोग थे, वो जेन्युइन आपने छांटी कर ली होगी। हाँ, वो जेन्युइन लोग हैं जिनको पता है। बात ये हो रही है कि जो आप जो कहते हैं ना कि सोशल मीडिया की वजह से एवरीथिंग बहुत इजी हो गई है, पॉपुलर होना, मार्केट में हर टाइप के लोग, एग्जैक्टली, वायरल कल्चर। तो मेरे ख्याल से हमें ये खुद पता होना चाहिए कि अगर कोई एक औरत आके कह रही है सुनो मेरी बात सुनो यार दोस्तों, बात सुनो, आपको इस तरह के लोगों को व्यूज देने की बजाय या उनकी बैशिंग भी जो आप करते हो ना, नेगेटिव पब्लिसिटी इज आल्सो पब्लिसिटी। वो नेगेटिव मार्केटिंग, हाँ, नेगेटिव मार्केटिंग इज आल्सो मार्केटिंग। जैसे यही जिस तरह के वो ट्रेंड था, कैन यू ब्रेक डाउन योर आउटफिट कॉस्ट, हाँ, उसके बाद वो कॉस्ट शुरू हो गया, हाँ, फिर ये एवरीबॉडी स्टार्टेड इट, हर कोई शुरू हो गया। हाँ। और बेवकूफ लग रहे थे वो लोग जो उसको, मेरे पास तो आप आएगा, लाहौर की मार्केट में चले जाएं तो वो आपको ऐसे ऐसे मिलते हैं जैसे वो और कोई ये हम बड़ी चीजें कुछ बेच रहे स्टूपिड सी चीजें हैं जो इंजेक्ट कर रहे हैं नौजवानों के ब्रेन में। ये चीजें मटेरियलिस्टिक अप्रोच, देखिए, मटेरियलिस्टिक चीजें जो हैं जनरली भी हमारी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। तो वो ये जो एक्स्ट्रा हाइप क्रिएट हो रही है फूड ब्लॉगिंग या जनरल मामलात की वजह से, हर चीज हमजा सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि अगर कोई आपने कहा टॉप के भी हैं, 10-15 लाख रुपया ले रहा है, 5 लाख रुपया सपोज ले रहा है, हाँ जी, तो अगर वो खाना अच्छा नहीं भी है तो वो पैसे लेके किस तरह ये कह सकता है कि जनाब खाना अच्छा नहीं था? यहाँ पे नॉर्मली एक का दो का कोई प्रोटोकॉल है कि वो देखते हैं, नहीं तो पैसे जिसने लिए हैं वो तो तारीफ करेगा। अभी मैंने एक स्टेटस लगाया था कि जिसको आप पैसे दे रहे हो, ठीक है, खाने के, और उसने आना भी है, खाना भी है, और फिर बताना है, क्योंकि उसने अपनी क्रेडिबिलिटी, अपने फॉलोअर्स यूज करने हैं, उसकी प्रोफाइल भी बन रही है। अब देखें ये लोग कैसे बनते हैं, ये पहले दे स्टार्ट अप डूइंग ऑर्गेनिक स्टफ, पहले ये अच्छा काम करते हैं, इनिशियली दे स्टार्ट विद सम रियली गुड वर्क, ठीक है, ये अच्छा काम करते हैं, अच्छी जगहों पे जाते हैं, कवर करते हैं, हिडन स्पॉट्स लाते हैं। जब ये वायरल हो जाते हैं ना, जब इनके पास एक अच्छी फॉलोइंग आ जाती है, तो वही लोग जो शुरू करते हैं इस बात से कि जी हमने पैसे देके खाया, हम लोग तो जी हम बड़े इज्जतदार लोग हैं, हम तो बड़ा जबरदस्त, फिर पैसा जो है ना आपको पागल कर देता है, ऑफर्स, और फिर वही लोग जो है ना बाद में बहुत ज्यादा चार्ज करके कर रहे होते हैं, दे रहे होते हैं रिव्यूज, और ये शेफ भी नहीं होते हैं। इसी तरह बस क्रेडिबिलिटी देखिए, मैं यही कहता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारा काम मुझे दे दें, ठीक है, मेरे पास डिग्री है, और जिनके पास डिग्रीज और डिप्लोमा में भी फर्क है, ठीक है। एक जनरल एक छोटा सा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हम यहाँ शेयर करेंगे, जो दाई और डॉक्टर का फर्क है ना, वो कुक और शेफ का फर्क है, अच्छा, ठीक है। एक आम इंसान, अगर आपके पास डिग्री है और ट्रेनिंग है प्रॉपर, तो आप शेफ हो, अगर हम खाना बनाना आता है तो आप शेफ नहीं हो। इस तरह क्रेडिबिलिटी, आप जब किसी चीज के बारे में बता रहे हो कि ये चीज खाओ, ये कैसी है, ये तो 10 साल का बच्चा भी बता देगा। हमजा, अगर ये बात देखें, हाँ, फर्क ये, अब हम इसी की तरफ आ रहे हैं, मतलब जो शेफ हैं, हम जितने भी मुकाबले देख रहे होते हैं टीवी पे, वो प्रोफेशनल शेफ हैं, वो चेक करके बताते हैं खाने को, टेस्ट करके। इनके टेस्ट बड्स का हम क्या करें? मतलब एक बंदा यहाँ पे बैठ के कोई पेशावरी खाने को
उसका रिव्यू कर रहा है या ऐसे ही उसके है। बारे में कोई व्लॉग बना रहा है और उसके टेस्ट बड्स वो है ही नहीं है या मीठा नहीं पसंद उसे, किसी चीज में कुछ नहीं पसंद, तो वो फिर किस तरह से मेयार पे पूरा उतर सकता है? अच्छा, ये बड़ा टेक्निकल सा क्वेश्चन है कि Technical आप question है, देखें, yes. ये यहाँ पे यही तो फिर जब आप जाते हो ट्राई करते हो आपको पता चलता है, फिर जब पेड व्लॉग्स होते हैं आप जब आप बाद में क्या होता है, लोग एक सर्टेन एक्सपेक्टेशंस के साथ उस जगह पे जाते जगह पे हैं, जाते फिर हैं, नीचे yes. आप उस व्लॉगर की भी लान-तान देखते हैं, उस फूड और ब्लॉगर food उसके की ऊपर भी, और yes. हाँ और उस रेस्टोरेंट की भी। ऐसे तो जब आप पेड करवाओ तो यू मेक श्योर, जब आप पेड कुछ भी करवाओ ना, अपना रिव्यू करवाओ, तो यू मेक श्योर कि जो आप क्वालिटी बता रहे हो, दिखा रहे हो, वो आप वैसा सर्व भी करो, क्योंकि जब लोगों ने आना है, उन्होंने पैसे देने हैं, तो फिर उसके बाद उन्होंने जलील भी करना है। अच्छा, अगर वो चीज वैसी हम नहीं ये देखते होगी। हैं जो इंटरनेशनल ब्लॉगर्स हैं, जी। अगर कोई मैक्सिकन खाने की बात कर रहा है तो वो होता भी वहाँ है, इटालियन खाने हाँ। की बात है तो वो वहीं है। यहाँ पे वो जैसे एक टीचर होता था जो सारे सब्जेक्ट पढ़ा लेता बिल्कुल था, ऐसे ही है। ये इन ब्लॉगर्स का भी वही हाल है कि हर टाइप के खाने का रिव्यू ये मीठे कैसे का भी देते कर हैं, लेंगे, मीठे का भी नमकीन का भी कर नमकीन का लेंगे। जब वो चीज का नॉलेज ही नहीं है True उनको, that. तो वो कैसे कर सकते हैं? देखिए ना, वो हमारे यहाँ कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है Check ना। and जिस तरह अब कुछ जिस तरह यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स पे चेक एंड बैलेंस शुरू हुआ है, बहुत जल्द मुझे लगता है इस तरह Food का vlogging कुछ पे फूड भी। ब्लॉगर्स पे भी शुरू हो जाएगा। या तो फिर ऐसा ट्रेंड कोई शुरू हो जाए कि इनके हवाले से पूछा जाए, हर बिल्कुल, ब्लॉगर से exactly. पूछा जाए कि I think- आप क्या जानते हैं, शायद इनको मसालों का भी ना पता हो। क्रेडिबिलिटी, हाँ क्रेडिबिलिटी देखें, ये कहना जी ओहो हो वाह 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 जी क्या बात मजा है, आ क्या गया। बात है, मजा आ गया, लेवल हो गया, ये तो एक छोटा एक आम बंदा, एक बच्चा और रहा वो भी ना- जाता बंदा भी बता आपका देगा। भाई आया यहाँ हाँ। मरा ना ऐसे, ये हाँ। ऐसे वो इतना एनिया मोहब्बता ना कैमरा- कर। हाँ, मोहब्बता है। ऐसे कैमरा में आप डालते हैं देखिए, ना, yes. आपने एक बड़े इज्जतदार प्रोफेशन को ना, बड़े एक सीधे साफ सुथरे काम को इतने वो जो ये इस तरह से एक हमजा पंजाबी का एग्जैजरेट कर रहे हैं, लफ्ज़, सॉरी हाँ। मुझे एक चीज ऐड करने दें, अगर ये जिस तरह से ये वहां पे जाके आप कह लें कि सुर बिखेर रहे होते हैं, जो ये आवाजें लगा रहे होते हैं, मुझे लगता है बस चमोटे की कमी है, वो उन्होंने निकाला है। ऐसे मैं एक लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, एक सीधे सीधे प्रोफेशन को ना, Yes. एक जो बड़ा एक इंटरनेशनली Elegant हाँ सा। एक अच्छा प्रोफेशन, उसको इतने वलेवे दे दिए हैं इन्होंने, वलेवे कि वो इतना मुश्किल जैसे कर पराठे दिया को देते हैं। एग्जैक्टली कि अगर आपने समझ फर्ज नहीं करें कि 3 मिलियन के साथ अगर आपने काम शुरू किया है ना, तो आपको कम से कम 2 मिलियन उसकी मार्केटिंग का बजट Marketing, रखना चाहिए। yes. और मार्केटिंग बजट वो है जिससे ब्लॉगर्स की जेब गर्म हो जानी है, फूड ब्लॉगर्स की, और आपको उसका कोई रिटर्न भी नहीं मिलना। मतलब कि एक दफा लोग आएंगे, थोड़ी सी हाइप क्रिएट होएगी एंड इट्स ऑल डिफ्यूज्ड देन। सही। तो फिर अच्छा, आपकी इसमें नुकसान देखिए कितना है, अब टेस्ट का कितना नुकसान हो रहा है मार्केटिंग की वजह से, बिल्कुल लोग ऐसे ही है। मार्केटिंग को चूज कर रहे हैं और ओवर अच्छा खाना नहीं मिल रहा, क्वालिटी नहीं मिल रही, और तो बहुत ये सी अच्छी जगह इस वजह से अफेक्ट हो रही हैं, Affect हो वायरल रही हैं। कल्चर की वजह से, कि जी इन्होंने सारे इन्फ्लुएंसर्स बुला लिए, फूड इन्फ्लुएंसर्स, ये आ गए, इन्होंने बात कर दी, लोगों ने वहां इनिशियली रश पड़ता है, पर ग्रेजुअली वो डिफ्यूज हो जाता है। नुकसान तो उनको हो रहा था ना, जो ये व्लॉग्स देख के चले जाते हैं खाना खाने, और फिर उन्हें पता चलता है कि ये तो वो मयार के और फिर करीब से भी नहीं देखिए ना, मैं गुजरता, आपको बताता हूँ, कोई- पूरा क्या उतरना है इसने। उज़ैर, मैं आपको जिस तरह एक बात बताता हूँ, एक बहुत महंगा रेस्टोरेंट बना है फॉर इंस्टेंस, ठीक है, उसने हुज हु ऑफ लाहौर बुलाया, उसने पोस्ट किया है, उन्होंने मार्केटिंग की है, लोग सारे वहां पे एक दफा जाएंगे, ठीक है, एक दफा जाएंगे, अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज बनाएंगे, सोशल मीडिया के लिए कंटेंट बनाएंगे, तस्वीरें बनाएंगे, चेक इन करेंगे फिट इन होने के लिए मुआशरे में कि हम इस जगह पे एक दफा आ गए हैं। एक दफा तो वो चले गए, हाँ, ठीक है, दूसरी दफा उनको लाना इज दी जॉब। अगर ऐसे ही खाना मजेदार होगा, लजीज होगा, डिलिशियस होगा, वैल्यू फॉर मनी होगी, तो लोग वापस आएंगे, नहीं तो एक हाइप क्रिएट होगी, उसके बाद लोग छोड़ जाएंगे। ऐसे ही है। वापस बुलाना इज द सही। रियल जॉब। अच्छा, हम रेस्टोरेंट्स की बात करें, कुछ बिजनेस ऐसे हैं जहां हम देखते हैं कि क्वांटिटी उस तरह नहीं होती है हाँ जी। खाने की, और पे हम बहुत ज्यादा करो तो प्लेट में एक पत्ता रख के दे देते हैं, हाँ या जी। फिर बर्तन ही ऐसा होता है नीचे से वो कवर होता है पर इतना सा खा, ऐसे ही बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो उन्होंने डिबिया ही ऐसी बनाई होती है और अंदर चीज थोड़ी सी मैं होती है। या तो बहुत से इनके लोगों का हवाले ये से- पाला पड़ता है कि आप ये देख लें, ये कढ़ाइयाँ जो हैं, एक Yes. कहा किलो का जाता है, लेकिन उसका वेट जो है वो 800 ग्राम है, 800 900 ग्राम इन है। पे कोई चेक रखता है? फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात, मतलब बॉटल का कैन बाहर से आपको अगर 150 में मिल रहा है, Yes. अंदर आपको रेस्टोरेंट के 350 400, ये क्यों है? मैं बताता हूँ, इसमें क्या है कि हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी, रेंट्स, सैलरीज, ये सब कुछ रेस्टोरेंट में ऐड हो जाता है, ठीक है ना। इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट इतनी हाई हो गई है रीसेंट हमारे इन्फ्लेशन की वजह से, कि जिस तरह आप कह रहे हैं ना, पोर्शन साइज छोटा हो गया है, और जनरली
फाइन डाइनिंग का वैसे ही एक कॉन्सेप्ट है। अगर आप फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में जा रहे हो ना, उसका तो एक कॉन्सेप्ट है कि आप स्टार्टर ऑर्डर करते हो, सूप ऑर्डर करते हो, फिर आप मेन कोर्स ऑर्डर करते हो, फिर आप डिजर्ट ऑर्डर करते हो, साथ एक ड्रिंक ऑर्डर करते हो, तो 10-12 हजार पर हेड पड़ता है। ठीक है ना? सही। आप इस जेन के साथ जाओ कि आप एक एक्सपीरियंस के लिए जा रहे हो। ठीक है, हम उनको बैश नहीं कर सकते क्योंकि एक इंटरनेशनल डाइनिंग एक्सपीरियंस है, ये आप एक्सपीरियंस के लिए जा रहे होते हो। ठीक है ना? एक ओवरऑल जिस तरह कोई स्पेशल एनिवर्सरी है, बर्थडे है, कोई स्पेशल इवेंट है, उसमें तो ये है। बट हाँ, बहुत से रेस्टोरेंट नाजायज भी कर रहे हैं। ठीक है ना? वो कटिंग का तरीका शेफ्स को आता है कि वो चीज बड़ी दिखा देते हैं, पर जब आप खाते हो तो उसकी ग्रामेज कम होती है पोर्शन की, आपको वैसे फिल्ड फीलिंग नहीं आती और आप ठीक ठाक पे भी करके आते हो। मैं यही बता रहा हूँ कि जहां पे भी सिस्टम में एरर आएगा वहां पे कस्टमर को वापस लाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। आप ये जितने बड़े रेस्टोरेंट्स देख रहे हो ना इतने महंगे जो सरवाइव कर रहे हैं, वो बैंक कार्ड डिस्काउंट्स पे कर रहे हैं। 30%, 40%, ये बड़ी इंपॉर्टेंट 50% तक बैंक कार्ड्स पे आपको ऑफ मिल रहा है। और वो नॉर्मली एक अपर मिडिल क्लास या अपर क्लास है जो जिनके अकाउंट में 50 लाख करोड़ रुपया पड़ा होता है, उनको डिस्काउंट मिल रहा होता है, तो वो लोग उन जगहों पे जाते हैं और वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से उनको बेहतर प्राइस मिल जाती है और फिर वो लोग वो खाते हैं। खाते भी हैं। Yes, बिल्कुल ठीक है। तो हमजा, ये जो अब मैंने बात की कि ये जो पानी है या ये फिर जो कोल्ड ड्रिंक है, ये इंटरनेशनली भी यही होता है? मतलब आप चले थोड़ा सा महंगा उसको बेच सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है, समझ आती है। जैसे पार्क में लेकिन जाएं आप तो चिप्स का पैकेट महंगा लेकिन मिलता है। आप ट्रिपल रेट पे बेचें, वो तो समझ नहीं आती बात। वो उन्होंने क्या है कि अगर देखें एम्बियंस के पैसे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, एयर कंडीशनर के, लाइटिंग के, बहुत कुछ ऐड अप हो जाता है ना, सैलरीज ऐड अप हो जाती हैं, फिर उन्होंने हर चीज खाने से निकाल तो रहे हैं हम। ड्रिंक्स उज़ैर का मेरे ख्याल से पर्सनल, उज़ैर को आपको मेरे ख्याल से लोग, बहुत से लोग हम समझ नहीं पाते इस बात को कि ये क्यों है। मैं आपको बताता हूँ, जिस तरह हम पहले रेस्टोरेंट्स में जाते थे तो कोई एक मॉकटेल या एक जूस ब्लेंड जो है 200-400, 200-250, 300, 800-900 रुपए जितने की खाना होता है, उसकी 70% प्राइस में वो ड्रिंक दे रहे होते हैं। देखिए, वहीं से उन्होंने पैसे बनाने हैं। इट्स अ फॉर्म, ये बिजनेस की एक तरीका है, ये भी इन प्रॉफिट्स जनरेट करने का। देखिए ना, रेस्टोरेंट ने भी इवेंचुअली जिसने 2-4-5 करोड़ लगाए हैं बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उस बंदे ने भी तो कमाने हैं ना, वो भी तो पैसे बनाने बैठा है। तो ये सारा सिलसिला है। तो हमारी ये बहुत वसी टॉपिक है कि फूड की क्या मतलब, स्ट्रीट फूड, हाई स्ट्रीट, फाइन डाइनिंग, प्रीमियम, एग्जॉटिक एक्सपीरियंसेस, इनको हम बहुत से लेवल्स पे क्लासिफाई कर सकते हैं फूड बिजनेस को। सही। तो इस सारी चीज चेक एंड बैलेंस में कैसे ला सकते हैं कि क्वालिटी भी मिले और पैसे भी आपके, मिल जाए, क्वांटिटी मिल जाए, पैसे भी आपके। ये जो महकमा है, ये जो फूड अथॉरिटी है, they were doing incredible job. They No were doubt. and they I think they still are doing a very good job. ये लोग ही मैनेज कर सकते हैं। हम तो कहते रहेंगे। फूड व्लॉगर्स की बात की है मैंने यार। फूड व्लॉगर्स की तो वैसे कि ऐसी की तैसी करने के लिए मैं आ गया हूं ना, पर जनरली जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं। पर ये मेरे ख्याल से एक हमारे पास भी एक चेक मीटर होना चाहिए जनरली व्यूअर के तौर पे कि हमें किसको देखना है और किसको नहीं देखना, किसको स्टार बनाना है, किसको हमने क्रेडिबिलिटी देनी है। वायरल कल्चर से आप लोग इंप्रेस होना छोड़ दें कि कोई भी एक आदमी एक औरतों वाली हरकतें एकदम करना शुरू हो जाए और आपको उसके व्यूज आना शुरू हो जाते हैं। तो लोगों ने ये भी काम एग्जैक्टली, और वो फिर वो फूड ब्लॉग्स भी करता है। मतलब एक कोई मौलवी होएगा, वो लिपस्टिक लगा के कोई फूड ब्लॉगर कोई खाने की चीज की प्रमोशन कर देगा, ठीक है, तो वो कहेंगे जी ये वायरल कल्चर में आ गया, व्यूज आ गए, तो फिर अगली दफा से चार्ज करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही है। तो चलें जी, बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं, लेकिन बहुत कुछ हमें समझने को भी मिला हमजा की मौजूदगी से। हमजा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और जनाब फूड अथॉरिटी ने तो अभी बहुत सारे टास्क हैं जो उन्होंने परफॉर्म करने हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आगे चलकर जब जरा उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, उनके पास सोर्सेज हो जाएंगे, तो वो फिर इन चीजों पे भी चेक एंड बैलेंस करेंगे। और आवाम के लिए मैसेज ये कि यस, वायरल कल्चर की तरफ ना जाएं, आप अपने जायकों को देखें, अपनी चॉइस को देखें और फिर जाकर किसी क्रेडिबल रिसोर्स और आपको पता चल गया होगा एक ही बार किसी फूड व्लॉगर की रिकमेंडेशन पे कि ये किस तरह की रिकमेंडेशन देता है, तो यहाँ पे जाके ट्राई नहीं करना। यस, ट्राई नहीं करना। इस मैसेज के साथ हम भी चलते हैं और कुछ हम भी ब्रेक में ट्राई करते हैं, कुछ स्नैक्स खाते हैं, तो आप भी ब्रेक पर जाएगा, फिर हाजिर होते हैं। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद पाकिस्तानियों के लिए मुत्तहदा अरब अमारात से एक बड़ी खुशखबरी है, एक अच्छी खबर है जो कि हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। यूएई ने वीज़ा कवानीन में बड़ी तब्दीलियां की हैं और नई सहूलियात का ऐलान किया है। फेडरल अथॉरिटी ने मुतादिद वीज़ों की नई अक़साम मुतारिफ करवा दी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माहिरीन के लिए खुसूसी वीज़ा जारी किया जाएगा। मुख्तलिफ इवेंट्स, फेस्टिवल्स, नुमाइश, कॉन्फ्रेंस और खेलों की सरगर्मियों के लिए नया इवेंट वीज़ा मुतारिफ कराया गया है।
क्रूज शिप या फिर तफरीही शिप से यूएई आने वाले सयाहों को मल्टीपल एंट्री वीजा दिया जाएगा। जी बिल्कुल। और अमाराती हुकूमत ने यह भी ऐलान किया है कि जंग या कुदरती आफात से मुतासर अफराद को स्पॉन्सर के बगैर 1 साला रिहायशी परमिट दिया जाएगा और बेवाएं हैं और जो जितनी भी खवातीन ऐसी हैं उनके लिए भी अब स्पॉन्सर के बगैर रिहाइश हासिल कर सकेंगी वो। और कारोबारी अफराद के लिए जी बिजनेस वीज़ा माली सबूत पर फराहम किया जाएगा और इसके अलावा बैरून मुल्क कंपनी रखने वालों को भी बिजनेस वीज़ा जारी होगा, जबकि जो गैर मुल्की ड्राइवर्स हैं उनके लिए भी वीज़े जो हैं सिर्फ लाइसेंस याफ्ता ट्रांसपोर्ट कंपनी स्पॉन्सर कर सकेगी। तो बहुत ही फायदे हैं ये तो फिर बिल्कुल जी। और यूएई को नए वीज़ा कैटेगरीज आखिर मुतारिफ करवाने की ज़रूरत क्यों पेश आई, पाकिस्तानी इससे किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं, इसी पर बात कर लेते हैं। दुबई से इसके नुमाइंदे इमरान यूसुफ जई हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। ये बताइएगा कि यूएई ने जो वीज़ा कवानीन हैं इनमें इतनी बड़ी तब्दीलियां आखिर क्यों की हैं, इनके पीछे असल मकासद क्या है? जी सुबह बखैर। जैसे आप सब जानते हैं कि यूएई जो है वो बड़ा एडवांस मुल्क और यहाँ हर बदलते दौर के साथ तब्दीलियां की जाती हैं, तो ये उसी पॉलिसी का तसलसल हम कह सकते हैं। क्योंकि पिछले चंद माह में बहुत सारे वीज़ा अप्लाई किए गए, एक रिकॉर्ड वीज़ा जो अप्लाई किए गए और उसमें कैटेगराइज कर दिया गया। अब पहले एक होता था कि एक ही सिंपल वीज़ा होता था, उसी को अप्लाई किया जाता था, लेकिन अब हर चीज़ की कैटेगरीज आ गई हैं। मतलब आपने अगर बिजनेस के लिए आना तो बिजनेस वीज़ा, विजिट के लिए टूरिस्ट वीज़ा, और अगर आप समंदर के थ्रू बॉर्डर क्रॉस करें तो उसके लिए डिफरेंट वीज़ा होगा। जी अच्छा, ये भी कहिएगा कि मजबूरी तौर पर ये नई वीज़ा कैटेगरीज पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन, तलबा और सियाहों के लिए किस तरह से नई राहें खोल रही है? जी बिल्कुल, जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये अब कैटेगराइज हो गया। पहले क्या होता था कि एक ही वीज़ा जो है अप्लाई किया जाता था और उसी पे सब लोग जो है वो एक ही लिंक से जाके अप्लाई करते। तो अब अगर तलबा अप्लाई करें तो उन्होंने डिफरेंट लिंक यूज करना है, अगर बिजनेसमैन है तो उसने डिफरेंट लिंक करना है। इसी तरह अगर जैसे आपने शुरू में कहा कि बेवाएं और जो तलाक याफ्ता खवातीन है उनका यहाँ बड़ा मसला होता था कि जब उनके शोहर की यहाँ डेथ हो जाती थी फिर उनको वीजा कंटिन्यू करने में काफी मसाइल होते थे, या पाकिस्तान से जो लोग यहाँ आते थे बड़े मसाइल होते थे। तो अब कैटेगराइज हो गया और अब मेरा ख्याल ये बहुत बड़ी सहूलत है उन लोगों के लिए जिस तरह माजी में बातें की जाती है कि पाकिस्तानियों के वीजे नहीं लग रहे। तो मसला क्या होता था कि पाकिस्तानी जो है मैच देखने के लिए आते थे और फिर यही आकर रुक जाते थे। तो वो चीजें अब खत्म हो जाएंगी। अब आपका वीजे पे स्पेसिफिकली लिखा होगा कि आप किस मकसद के लिए यही जा रहे हैं और उस मकसद के बाद फौरन आप अपने कंट्री वापस जा सकते हैं या वीजा परमिट वगैरह चेंज कर, जैसे जॉब सीकर वीजा थे, बिजनेस वीजा थे, इसके साथ साथ अब टूरिस्ट वीजा जो है वो उसमें जिद्दत आ गई है। तो मेरा ख्याल है ये पाकिस्तानियों के लिए और न सिर्फ पाकिस्तानियों के बल्कि पूरी दुनिया में जो लोग यूएई के विजिट करना चाहते हैं उनके लिए बड़ी खुशाइंद और बड़ी खुशाइंद खबर है। और जिस तरह इमरान आप जिद्दत की बात कर रहे हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माहिरीन के लिए भी खुसूसी वीजा जो है वो मुतारिफ करवाया गया। इसमें पाकिस्तानी माहिरीन को किस हद तक मौके मिल सकते हैं, कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ? जी बिल्कुल, यहाँ के जो शेख हैं और जो हुक्मरान है उन्होंने आइंदा 10 सालों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पे काम किया। उनका कहना है कि हम जितने भी इदारे हैं उनको ट्रांसफर कर देंगे, जो इंसानी काम है वो बहुत कम हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम लिया जाएगा। उसमें यकीनी तौर पर पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हमने हमारे जब यहाँ पर हम आते हैं तो बहुत सारे लोगों से हमारे मुख्तलिफ इदारों में बात होती है और बड़ी खुशाइन बात यह है कि उसमें बहुत सारे अच्छे अहदों पर पाकिस्तानी जो है वो मौजूद है। पाकिस्तानी नौजवान और पाकिस्तानी नौजवानों का जो जहन है वो काफी अच्छा समझा जाता है इसमें। यकीनी तौर पर यहाँ पर इंडियन और पाकिस्तानी जो है वो दोनों अब साथ साथ चल रहे हैं। तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर काम कर रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, तो यकीनी तौर पर उनके लिए मुस्तकबिल में काफी मौके रोशन होंगे। उनके साथ साथ उनको ये वीजा दिया जाए, बल्कि साथ साथ उनको 10 से 5 साल गोल्डन वीजा भी देने की बात की जा रही है। अच्छा इमरान, आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि नए इवेंट वीज़ा के तहत कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है दुबई में, नुमाइश हो रही है यूएई में, या फिर खेलों में शिरकत करने वालों को क्या सहूलियात जो हैं वो दी जाएंगी? पाकिस्तानी तलबा और प्रोफेशनल्स के लिए क्या इसमें फ़ायदा? जी जैसे आप जानते हैं कि गुज़िश्ता साल डेढ़ से यूएई जो है वो खेलों के लिए भी मरकज़ है। यहाँ पर हर दूसरे दिन इवेंट्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। जैसे कल ही आईसीसी कॉन्फ्रेंस हुई, एसीसी कॉन्फ्रेंस हुई, इससे पहले वर्ल्ड कप हुआ, वुमेन वर्ल्ड कप हुआ, एशिया कप हुआ, चैंपियन ट्रॉफी हुई। तो इसके लिए जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर पाकिस्तानी जो है वो 2 मिलियन है, भारतीय जो है वो 4 मिलियन अफराद रहते हैं। तो बहुत सारे लोग पूरी दुनिया से यहाँ से विजिट वीजा के लिए इन इवेंट्स के लिए आते थे खास तौर पे। तो जैसे ही जब वो विजिट वीजा अप्लाई करते थे, यहाँ पर एक ही कैटेगरी हुआ करती थी कि विजिट वीजा अप्लाई करें। अगर आप कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं, आप बिजनेस के लिए जा रहे हैं तो विजिट वीजा अप्लाई करना पड़ता था। अब यूएई हुकूमत ने इस चीज को भांपते हुए वो सहूलत दी है कि जो लोग यहाँ पर किसी इवेंट के लिए आ रहे हैं, किसी मैच के लिए आ रहे हैं, किसी भी घर से आ रहे हैं, तो वो मखसूस कैटेगरी से अप्लाई करें, उनकी वीजा जो
जो रिजेक्ट हो जाते थे वो नहीं होंगे। अब बखसूस अगर आपके मैचेस हो रहे हैं तो आप अपनी मैच की टिकट के साथ वीजा अप्लाई करेंगे तो फौरी तौर पर आपको वीजा मिल जाएगा। अगर आप कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं तो कॉन्फ्रेंस का इन्विटेशन लेटर दे और मुस्तलका जो प्रूफ है कि आप कितने दिन ये कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे तो उसके साथ फौरी तौर पर आपको जो वीजा मिल जाएगा। तो मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ी सहूलत है वो लोग जो यहाँ पर आना चाहिए। अब रिसेंटली यहाँ पर एशिया कप हुआ तो बहुत सारे लोगों ने हमें पाकिस्तान से फोन किया कि हमारे वीजे नहीं लग रहे क्योंकि हमने विजिट वीजा अप्लाई किया तो हमें उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो अब अगर आप वीजा अप्लाई करेंगे मैच देखने के लिए तो आपको मैच देखने के लिए आराम से ये वीजा मिल जाएगा। तो मेरा ख्याल में एक बहुत बड़ी सहूलत है और ये यूएई हुकूमत की का मकसद ये होता है कि लोगों को जिद्दत दे, क्योंकि यहाँ पर हर 3 महीने या 4 महीने बाद जो फेडरल अथॉरिटी है वो रिव्यू करती है कि कहाँ पर उनको मसाइल आ रहे हैं और उस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करें। तो मेरा ख्याल ये एक बड़ा इनकलाबी इकदाम है, खासतौर पर वीजों के हवाले से जो काफी मसाइल थे अब यकीनी तौर पर वो मसाइल जो है वो हल हो जाएंगे। मसाइल नहीं अब देखने में मिलेंगे वीजा के हवाले से। क्रूज शिप के जरिए आने वाले सयाहों के लिए मल्टीपल एंट्री वीजा की सहूलत के बारे में भी बताया जा रहा है, मुतारिफ करवाई गई है। इससे अमाराती सयाहत पर कितना असर पड़ेगा और पाकिस्तानी टूर ऑपरेटर्स के लिए कितना जो है फायदेमंद साबित होगा, ये कितने मौके मिलेंगे उनको? रिसेंटली मैं यहाँ से यूएई से कतर और फिर ओमान के लिए बाई क्रूज किया हूँ, लेकिन अफसोस के साथ कह सकता हूँ कि पाकिस्तान के लिए भी फिलहाल ये सहूलत जो है मौजूद नहीं है। अब सहूलत तो यकीनी तौर पर यूएई हुकूमत ने दे दी है कि आप बाई सी जो है वो बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान से अभी तक कोई ऐसी क्रूज शिप जो है वो चल नहीं रही है यूएई के लिए। अगर ये चल जाती तो यकीनी तौर पर टूरिस्ट जो है बहुत ज्यादा बूस्ट करेगी, क्योंकि यहाँ से कराची जो है बहुत करीबी पड़ता है। तो मेरा ख्याल है कि ये हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि वो यूएई हुकूमत के साथ बैठे और कराची टू दुबई और दुबई टू ओमान जो है या फिर कतर जो कितने करीबी ममालिक है इसके लिए क्रूज ट्रिप जो अनाउंस किया जाए। यहाँ पर यूएई में हमने रिसेंटली पिछले दिनों एक ट्रिप किया जो काफी अच्छा था, उसमें तमाम सहूलियात जो है दी जाती हैं। तो बहुत बड़ी तादाद में तकरीबन 2 से 4 हज़ार लोग जो है वो शिप में टूरिस्ट जाए तो 2 से 3 दिन का पैकेज होता है। तो मेरा ख्याल है टूरिज्म के हवाले से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये पाकिस्तान के लिए कि अब यूएई हुकूमत ने लॉन्च कर दिया। यहाँ पर फ्रांस से बाकी जितने ममालिक है, थाईलैंड से, वहां से शिप आते हैं, बाकायदा तौर पर 3 दिन का स्टे होता है, उनको मुकम्मल पैकेज दिया जाता है और फिर उनको 3 दिन यहाँ दुबई में घुमाया जाता है। उसके बाद वही क्रूज शिप जो है वो लोगों को लेकर वापस अपने कंट्री या दूसरी डेस्टिनेशन पे ले जाता है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तानी हुकूमत को इस पे गौर करना चाहिए और उस पर देखना चाहिए कि ये एक बहुत बड़ा मौका है। अगर आपको ये यूएई जो हमारा नियरेस्ट कंट्री है, क्योंकि आप 2 दिन में वापस आ सकते हैं, तो 1 दिन का सफर है, 2 दिन यहाँ घूमे और तीसरे दिन फिर वापस अपने मुल्क चले जाए। तो जो लोग एडवेंचर करना चाहते हैं, सी को एंजॉय करना चाहते हैं, तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए। बिल्कुल जबरदस्त है इमरान, और ये तो उतने ही दिन दरकार हैं जितने आपको नॉर्दर्न जाने के लिए दरकार होते हैं छुट्टियों में। अच्छा, जंग या कुदरती आफात से मुतासर अफराद के लिए 1 साला रिहायशी परमिट का भी ऐलान हुआ है। ये इकदाम अमारात के इमेज और सॉफ्ट पावर के लिए कितना अहम है, कितना इंपॉर्टेंट है? जी बिल्कुल, ये बहुत जरूरी था, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर अफगानिस्तान और जो फलस्तीन से जो जंग मुतासरीन लोग थे वो आए थे जब तालिबान की हुकूमत चली हुई, तब भी वो लोग यहाँ पर आए थे। तो वो लोग अभी तक यहाँ रह रहे हैं, जो उनमें से जो जिनके हालात अभी बेहतर हो गए पीछे घरों के, तो वो वापस जा रहे हैं। तो इसके लिए बाकायदा वो भी, जैसे मैंने शुरू में कहा कि वो लोग भी टूरिस्ट वीजा पे यहाँ पे स्टे कर रहे थे या उनको आर्जी वर्क परमिट जारी किए गए, तो अब उनके लिए स्पेसिफिकली एक परमिट जो है बना दिया गया है। जो लोग जंग मुतासरीन है, जो सैलाब ज़्यादा मुतासरीन है या किसी भी कुदरती आफत से अगर वो अपने मुल्क में मुतासर है और वो चाहते हैं कि वो मूव करना चाहिए यूएई के लिए, तो वो अब इस ऑनलाइन लिंक के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है ये अब कैटेगराइज कर दिया गया है। पहले जैसे मैंने बताया कि जो भी लोग यूएई इंटर होना चाहते थे वो एक ही लिंक होता था, विजिट वीजा या टूरिस्ट वीजा बस, या इसके अलावा एक बिजनेस स्पॉन्सर 6 महीने का वीजा होता था, उसके अलावा कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं थे। तो अब एक बड़ी अच्छी बात है कि अब कैटेगराइज कर दिया और यकीनी तौर पर यूएई जो है वो इंसानी हकूक पर और इन तमाम चीजों पर बहुत बड़ा काम कर रहा है। तो ये उसी चीज की कैटेगरी है कि जो मुतासरीन है पूरी दुनिया में, अगर वो यूएई आना चाहते हैं और या पनाह लेना चाहते हैं या अपने आप को, क्योंकि यूएई जो है वो दुनिया में सेफेस्ट कंट्री समझा जाता है, तो यकीनी तौर पर ये इसकी तरफ एक अहम इकदाम होगा। ये बहुत ही अहम इकदाम होगा और इतनी कैटेगरी के वीज़ास भी मिल रहे हैं। इमरान यूसुफ से हमारे साथ मौजूद है बहुत के वक्त का, और यकीनन जी आवाम के लिए बड़ी सहूलत है, ख़वातीन के लिए जो तलाक याफ्ता हैं, या हम देख रहे हैं कि जितनी भी मसाइल आवाम को दरपेश हैं, उन मसाइल के हल के लिए भी अब जी वीज़ास मिल रहे हैं। तो आसानियाँ ही आसानियाँ, और अब वीज़ा लग भी जाएगा। देखिए पहले लोगों के लिए देखिए मुश्किल होता था कि आप किसी मकसद के लिए जा रहे हैं लेकिन आप एक जनरल वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो वो फिर वो देख रहे होते थे कि आप वहाँ आपके कोई और एक्टिविटीज़ ना करें। अब जब ये स्पेसिफाई हो गया कि जनाब आपका ऑब्जेक्टिव क्या, आप किस मकसद के लिए जा रहे हैं, तो बड़ा इजीली आपको वीज़ा जो है वो मिल सकता है और यूएई गवर्नमेंट के लिए भी आसानी है। एक आसानी के साथ बहुत सारी चीज़ों की मुश्किलात भी हैं। एक और मुश्किल जो प्रोग्राम में जी मैं एक अहम में जिंदगी में हर जगह पे शामिल करना चाहूँगी, और ख़ास तौर पर स्कूल गोइंग बच्चों के लिए बड़ा ही मसला होता है। उनको बुली भी किया जाता है, और वो किया जाता है जुओं की वजह से। सर में जुएं जिनके होती हैं, उन बच्चों को बड़ी कबाहत की निगाह से भी देखा जाता है। स्कूल में बच्चे एक दूसरे को
तंग भी करते हैं, बुली भी करते हैं कि इसके सर में तो जुए हैं, या उससे फ्रेंडशिप नहीं करते, तो उस बेचारे के ऊपर साइकोलॉजिकली भी बहुत सारे असरात होते हैं। और हम देख रहे हैं कि मार्केट में डिफरेंट किस्म के शैम्पूज भी आ चुके हैं, ऑयल भी आ चुके हैं, हर चीज आज क्रीम्स भी आ चुकी है, लेकिन उस तरह से जुओं का हल निकल नहीं पाता है। आपके बचपन में कभी जुएं हुई थी? तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि जुओं का हल क्या है। एंटी लाइस शैम्पूज जो है ना वो तो काम करते हैं नहीं करते, लेकिन लाहौर में एक बड़ा जबरदस्त सैलून है जो कि जुएं निकालने का काम कर रहा है और बड़े अच्छे तरीके से कर रहा है। रुबीना यूसुफ ने वहां पर विजिट की है और किस तरह से वहां पर जनाब जुएं निकाली जा रही हैं आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट। अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड यू आर वाचिंग सुर पाकिस्तान। आज हम मौजूद हैं लाइस फ्री सैलून में, यानी जुओं का मसला बहुत बढ़ चुका है जिससे न सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े भी परेशान हो जाते हैं। और कहा जाता है कि स्पेशली ये जो जुएं हैं ये स्कूल गोइंग बच्चों में बहुत ज़्यादा होती हैं कि एक बच्चे से दूसरे बच्चे में मुंतकिल हो जाती हैं। और यहाँ पर एक सैलून ओपन हो चुका है जो बच्चों की हेड को साफ़ करता है। तो अंदर जाके देखते हैं जो उनका प्रोसीजर क्या है, क्या मेथड है। तो हमारे साथ मेरे साथ एक मदर मौजूद है जो कि अपनी बेटियों को यहाँ पर लेकर आई हुई है। उनसे बात कर लेती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? इतना रो रहे हैं कि मुझे खुद ऐसे लग रहा है। एक्चुअली ये इशू मेरे साथ बहुत पहले से था। आई हैव 3 डॉटर्स। फर्स्ट 2 जो हैं वो स्कूल गोइंग हैं एंड आपको पता है स्कूल से बच्चे ये चीज़ लेके आ जाते हैं। फर्स्टली आई गेव मेडिसिन टू ऑल माई 3 डॉटर्स, बट मेडिसिन का ये होता था कि फ़र्स्ट वीक में हो फॉर द टाइम बिंग हो जाता था, सही हो जाता था मेडिसिन से। देन आफ्टर 2-3 मंथ्स अगेन द प्रॉब्लम कंटिन्यूज़ एंड आई एम वेरी वेरी अपसेट एंड वरीड। मैंने समझ नहीं मुझे आई थी मैं इस पर क्या करूँ। कि आपने कुछ शैम्पूज इस्तेमाल शैम्पूज यस शैम्पूज भी बहुत लगाए, उससे भी फॉर द टाइम बिंग जो बेसिकली लाइस निकल जाती है। लेकिन जो मेन आपका प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम इज़ निट्स। वो जो निट्स बालों के साथ जो अटैच हो जाती हैं ना, वो एग्जैक्टली वो पॉम से भी नहीं निकलती हैं और वो नॉश कोई शैम्पूज पे इफेक्ट नहीं करता, नॉट द लोशन। फिर मैं फेसबुक पे उस दिन देख रही थी, दैन एकदम से मुझे नज़र आया ये लाइस फ्री सैलून एंड आई एम वेरी सरप्राइज। मैंने उसी वक्त ही मैंने इनसे कांटेक्ट किया तो मैं बहुत खुशी, मैंने कहा ये मुझे एक मिला है तो जो है ना वो और बच्चे तो पूरा दिन बच्चे तो इचिंग, स्पेशली मेरी जो सेकंड वाली डॉटर है ना उसको जो साइरोसिस का इशू था ना उसको लेके मैं बहुत ज़्यादा वरीड थी क्योंकि उसको ज़्यादा एलर्जी बहुत थी। तो उसके एक दफ़ा तो मैंने इसका पूरा क्लीन करवा दिया था, मैंने इसकी फुल जो है कटिंग करवा दी थी। उसके बाद भी मुझे नहीं, फिर दोबारा अगेन और वैसे स्कूल गोइंग बच्चे हैं वो ये स्कूल से लेके आ जाते हैं चीज़ एक बहन से दूसरी बहन को एग्जैक्टली। फिर वो इवन मैं कहीं भी जाती थी वो कज़न्स आपस में मिलते हैं, उनको भी हो गई, इवन मुझे हो गई, मेरे हस्बैंड को हो गई, बहुत ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा पूरे घर में। क्या वो लगता है कि एग्जैक्टली ये मुझे 1 मंथ पहले ही मुझे इसका लाइस फ्री सैलून का पता चला है, मुझे पहले नहीं था। तो मैं बहुत एकदम से शॉक हुई देखे ना, मैंने कहा इस तरह के सैलून भी हैं एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आप इस तरह की चीज़ भी एक लेके आ रहे हो। और बच्चों से या फिर खुद से कुछ शर्माने की जरूरत नहीं। नो इसमें कोई ऐसा वो चीज़ नहीं है, आप बिल्कुल रिलैक्स होके हैं। स्टाफ बहुत फ्रेंडली है, आपको आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा वो बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ है, हर तरह से आपकी वो हेल्प करता है एंड आप ज़रूर इस विज़िट करें अगर आपको आपके बच्चों को चाहिए। आप कैसी हैं? ठीक हूँ। इतना रो क्यों रही थी आप? दर्द हो रही थी। कितना दर्द था? इंजेक्शन से ज़्यादा? इंजेक्शन कभी लगा आपको? इंजेक्शन का इतना दर्द होता है, तो ये तो कुछ भी दर्द नहीं था। अभी आपका बिल्कुल साफ हो गया हेयर। अच्छा, जब वो एक जो ऐसी जुमे थी आपको, तो आपको इची होती थी सर में? नहीं। खारिश नहीं होती थी? नहीं। खारिश होती थी? होती थी। खारिश होती थी ना? अब खारिश नहीं होगी? नहीं। है ना? तो अब आप खुश हैं? हाँ। तो फिर आप रो क्यों रही थी? अब तो आप नहीं रोएंगी ना? नहीं। चलिए वादा करो कि अब आप नहीं रोएंगी। नहीं रोएंगी। और आप अपनी मामा का थैंक्स करें कि वो आपको लेकर आई, आपके हेयर साफ करवाए। ठीक है? ठीक है। आप कैसी हैं? मैं ठीक। यहाँ पर आपको क्यों लेकर आए हैं? सर पे जुए इसलिए। सर में जुमे है इसलिए। अच्छा, कितनी खारिश होती है आपको? थोड़ी सी, अब नहीं होती। अच्छा, लेकिन आज आपका ये जो है हेड साफ हो जाएगा तो फिर आप खुश होंगी? जी।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप सुनाइए। किस तरह से आप बच्चों की खिदमत कर रही हैं आप? अच्छा मुझे बताइए कितने साल हो गए हैं आपको ये जुबे निकालते हुए लोगों की? मुझे अभी 1 मंथ हुआ है। अच्छा 1 मंथ हुआ है और मैंने देखा है कि आप ऐसा लग रहा था जैसे आप एक्सपर्ट हो चुकी हैं, तो घर पर आपने प्रैक्टिस की निकालने की? नहीं आपने खुद से सीखा यहाँ आकर? नहीं, आप जब आप बहुत छोटी थी तो आपकी मदर आपकी निकालती थी? जी। है ना, निकालती थी और साथ में मार भी पड़ती थी। जी। बच्चे नहीं बैठते अपनी मामा के पास, तभी उनकी जुमे बहुत बढ़ जाती हैं। अच्छा अगर हम थोड़ी सी प्राइस की बात करें तो किस तरह से हैं इनके? अकॉर्डिंग टू चार्जेस होते हैं। अच्छा उनके लेंथ, अच्छा लेंथ अकॉर्डिंग टू लेंथ, और जो स्टूडेंट अगर अपना दिखाएगा उन्हें स्टूडेंट कार्ड तो उसकी वजह से सिर्फ 10% डिस्काउंट जी मिलेगा। ऑफ ठीक है। और अच्छा आप दिन में कितने कस्टमर्स हैंडल करती हैं? काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं। थक जाती हैं? वैसे तो आपने बड़ा अच्छा नेल पेंट लगाया हुआ था और जुमे निकाल रही थी आप, अल्लाह। एक बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है कि आप हर वक्त अपने सर में खारिश कर रहे हैं, अगर कोई फूड खा रहा है तो वो भी अच्छा फील नहीं करेगा, तो आपको लगता है कि आप नीट नहीं हैं। तो इस तरह जो सफाई है वो तो आधा निस्फ ईमान है, तो इस तरह अपने आप को नीट भी रखें और जुमों से थोड़ा दूर रहें, क्योंकि जो बच्चे स्कूल गोइंग हैं उनको तो जुमे पढ़नी ही पढ़नी है, लेकिन वो थोड़ी सी एहतियात कर सकते हैं, शावर लें, अपने सर को नीट करें। उनकी जो मदर्स हैं वो भी थोड़ा सा ख्याल करें। और लेकिन जो मदर्स हैं वो ये कहती हैं कि जो बच्चे हैं वो बहुत ज़िद्दी होते हैं, उनके पास नहीं बैठते, और कहीं ना कहीं जो मदर्स हैं उनका भी है कि वो लोग उनका ख्याल नहीं रखती और हर कोई अपने मोबाइल में बिज़ी है। तो उम्मीद है कि आपको ये सेगमेंट बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही सेगमेंट्स देखने के लिए देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। ले जी, बच्चों और वालिदैन की सहूलत की तो बात कर ली, उनके मसले का हल निकल आया। कारोबारी अफराद के मसाइल का हल भी जनाब पंजाब हुकूमत ने दे दिया है। बड़ी सहूलत का ऐलान किया है। ई बस पोर्टल का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया गया है। होगा ये कि अब कारोबार के लिए NOC हासिल करने के लिए जो आपको मुख्तलिफ दफातर के चक्कर लगाने पड़ते हैं, लंबी कतारों में खड़े होना पड़ता है, कागजी झंझट है, ये सब कुछ अब माजी का किस्सा बनने जा रहा है। और ई बस के जरिए 30 मुख्तलिफ कारोबार के लिए NOC की दरख्वास्त, मंजूरी और तस्दीक का अमल डिजिटल सिस्टम के तहत मुकम्मल होगा, यानी ना कोई फाइल ना ही कोई दफ्तरी चक्कर। बिल्कुल, और इतने फायदे होंगे। अब चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज कमेटी के इजलास में सिस्टम का इफ्तिताह किया और उन्होंने कहा कि जी ये जो पोर्टल है कारोबारी तबके के लिए गेम चेंजर साबित होगा। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि पंजाब IT बोर्ड PITB को भी हिदायत की गई है कि दिसंबर 2025 तक तमाम सर्विसेज डिजिटल कर दी जाएं। और पंजाब हुकूमत का कहना है कि IT के जरिए आम आदमी और कारोबारी बरादरी की जिंदगी को आसान बनाना ही मिशन है। और ये मिशन यकीनन आई होप कि बहुत हो, इसमें कारोबारी तबके को बहुत फायदा और गेम चेंजर कहा जा रहा है, तो असल में गेम चेंजर साबित हो। फिलहाल जी प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। और आज के प्रोग्राम में हमने जी फैशन की बात कर ली, खाने की बात कर ली, तो खूबसूरती की बात हम कैसे भूल सकते हैं। खूबसूरती का कोई मयार नहीं होता, मगर साफ, चमकदार और जवां जिल्द हर दौर में खूबसूरती की अलामत समझी जाती रही है। और आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में हम देख रहे हैं कि स्ट्रेस भी बढ़ रहा है, नींद की भी कमी हो रही है, आलूदगी भी एक एलिमेंट है, और ये सब मिलकर हमारी जिल्द पर ऐसे निशान छोड़ जाते हैं जो वक्त से पहले ही उम्र के जो आसार हैं वो नज़र आने लग जाते हैं, जैसे डबल चिन हो गई, झुर्रियाँ हो गई, या ढीली जिल्द हो गई, रिंकल्स हो गए। ये सब प्रॉब्लम्स आजकल जवानों में भी मौजूद। और सवाल ये कि क्या वाकई हम दोबारा वही फ्रेश, टाइट और ग्लोइंग स्किन हासिल कर सकते हैं? बुटॉक्स, फिलर, स्किन टाइटनिंग, लेजर ट्रीटमेंट, हाई फ्रीक्वेंसी और अब तो रेडियो फ्रीक्वेंसी जैसे जदीद तरीके भी दस्तयाब हैं। तो क्या ये सब वक्ती हल हैं या फिर देरपा जवानी का राज है? क्या इनमें कोई खतरा है, कोई साइड इफेक्ट है या नहीं है? ये किन लोगों के लिए मौजूद है? इन तमाम जो आपके सवालात हैं उनके जवाब जानने के लिए हमने इनवाइट किया, स्टूडियोज पे मौजूद हैं साथ डर्माटोलॉजिस्ट डॉक्टर तैयबा जाहिद साहिबा। डॉक्टर साहिबा वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। जी थैंक यू। आजकल डॉक्टर साहिबा एजिंग साइंस ये वक्त से पहले क्यों जाहिर होना शुरू हो गए हैं? या सिर्फ ये जेनेटिक है, हमारे फूड में मसला है, लाइफस्टाइल का इशू है, या फिर हमारा एनवायरनमेंट इस तरह का हो चुका है? क्या समझती हैं?
काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स हैं। काफी ज्यादा factors। एक नहीं है, yes. जो बड़े हैं वो दो तीन बड़े-बड़े, बताएं yes. हमें। जेनेटिक्स भी है इसमें, सही। फूड भी है इसमें, और कॉन्स्टेंटली हम लोग जो स्क्रीन टाइम्स और देर देर तक रात को जाग के मोबाइल देखना, ये तमाम चीज़ें जो हैं बिल्कुल वजह बन- इसमें कर रही हैं, सही। एजिंग की तरफ लेके जा रही हैं अच्छा हमें। डॉक्टर साहिबा, ये भी हम देखते हैं कि आजकल बुटॉक्स फिलर्स का बहुत ट्रेंड आ गया है। इवन के जो बच्चियां यंग हैं जिनको प्रॉब्लम भी नहीं है वो भी बुटॉक्स करवा रही हैं, लिप फिलर्स करवा रही हैं, चीक्स फिलर्स करवा रही हैं। इसमें क्या फ़र्क है बुटॉक्स और फिलर्स? अच्छा, बेसिकली ये सारी चीज़ें ना 30s के बाद स्टार्ट करनी चाहिए, ट्रूली स्पीकिंग। ठीक है, इससे पहले आप नेचुरल ट्रीटमेंट्स पे रहें जिसमें PRPs हैं, माइक्रोनेडलिंग, PRPs, लेजर्स हैं, बच्चियां हेयर रिमूवल लेजर सेफ हैं, ये करा सकती हैं। मगर बुटॉक्स फिलर्स स्पेशली यूथफुल लुक के लिए आपको 30s के बाद इन ट्रीटमेंट्स की तरफ आना चाहिए। जबरदस्त। और बुटॉक्स और फिलर में बहुत मेजर डिफरेंस है। बुटॉक्स बेसिकली एक टॉक्सिन है जो कि हमारे रिंकल्स को फेड अवे करने में यूज़ होता है। अब माथे पे बल आ जाते हैं, लाइनें आ जाती हैं, यहाँ गुस्सा कर करके एंग्री लाइन 211 बन जाता है, ये सब गायब हो जाता है विद द हेल्प ऑफ बुटॉक्स। ऐसा मैजिकल चीज़ है, आपकी स्किन में ग्लो, यूथफुल लुक, ये सब कुछ बुटॉक्स देता है। मैं बुटॉक्स के बहुत हक में हूँ। सही। हाँ, बुटॉक्स इज़ अ गुड थिंग। अगर आप ये नहीं कराते हो तो आपकी सारी लाइंस परमानेंट हो जाती हैं। आप देखिएगा अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, उनके चेहरे पे एक एक लाइन आपको नज़र आएगी बैठे हुए। ठीक है, हम जब इंशाल्लाह उनकी स्टेज में जब पहुंचेंगे तो हमारी इस तरह की स्किन नहीं होगी। तो ये मुस्तकिल भी होती है, वक्ती तौर ये पर वक्ती होता है। अच्छा अच्छा। ये वक्ती है। सारा सच बताना डॉक्टर। जी, सच नहीं आपको रिपीट कराना है क्योंकि देखिए मिसगाइड पेशेंट को करोगे ना जबरदस्त। तो वो आपके पास ये भी वापस आपकी नहीं बड़ी अच्छी आएगा। बात थी कि 30s का आपने कहा कि 30s की बात ये भी करवा, बहुत वरना जबरदस्त बात है। जिन्हें बिजनेस आ रहा वो कहते हैं कि अब 20 के बाद भी आ रहा क्योंकि बच्चियों को अब ट्रेंड चल रहा है तो हर कोई फिलर करवा रहा है, हर कोई जब किसी बोटॉक्स चीज की करवा रहा है। जरूरत हो तभी करना चाहिए। अच्छा, ना? ये जो लिप फिलर वाला ट्रेंड है ये तो बच्चियां भी कराती हैं। बच्चियां भी कराती हैं। बड़े शौक से कराते हैं। ये समझ से बाहर है कि जिनके लिप्स ठीक हैं, मुनासिब भी हैं, उनको भी ये बड़े बड़े होंठ करवाने वाली स्ट्रेटजी ट्रेंडिंग है ना, ट्रेंडिंग है, ट्रेंडिंग है अच्छा। कि लिप अब किसी को रशियन लिप चाहिए, किसी को किसी तरह का लिप अच्छा, चाहिए। इस हाँ, टाइप के but भी लिप आप चाहिए। इमेजिन ये भी demand आती करें, है। बिल्कुल आके पिक्चर दिखाती हैं, कहती हैं कि ये वाला चाहिए, ये वाला स्टाइल, इसी तरह आपने करके देना है। तो वो फिर फॉलो करना पड़ता है। अच्छा, फिलर्स किन जगहों पर आपके जी। फेस पे ज्यादा मौसर होते हैं? Fillers लिप्स पर, basic- चीक्स पर, या फिर हाँ। नोज लाइंस के लिए? मैं आपको किसके बताती लिए? हूँ। फिलर्स बेसिकली जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है, फिलर फिलिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, है। फिलिंग हम करेंगे ताकि उस एरिया को एनहांस कर सकें, वॉल्यूम दे सकें। सही। ठीक है, लिप में फिलर करेंगे ताकि लिप का वॉल्यूम दे सकें, ताकि वो जरा अच्छे लगें, Plump खिले हुए से लगें, लगते हैं, प्लम सही। लगें। चीक्स में फिलर करते हैं। चीक में फिलर करने का मकसद ये नहीं कि गोले बना दो, चीक में फिलर बड़े बड़े डिजास्टर सर्जरीज भी हमने देखी हैं कि वो लुक की सर्जरीज हैं। अच्छा, ये सर्जरी नहीं है। सही, ओके। ठीक है, स्टैटिक सर्जरी नहीं है, स्टैटिक मिनिमल इन्वेस्टर प्रोसीजर आते हैं इसमें सारे। इसमें कोई चीज बेहोश करके नहीं की जाती, ओके, ओके। सिर्फ नम करके, पेनफुल भी नहीं होता, Painful भी नम नहीं, करके सही। हम करते हैं, सुन करके स्प्रे के साथ या क्रीम के साथ, और आप आराम से, ऑफिस प्रोसीजर्स है ना ये सारे। अच्छा तैयबा, वो भी तो देखते हैं ना, कुछ लोग ये लिप फिलर करवाते हैं तो वो कुछ अर्से तक उनके होंठ ही कुछ और बने होते हैं, वो भी फिलर ही है। देखिए, फिलर का इफेक्ट ना साल तक रहता है। बुटॉक्स का इफेक्ट 4 महीने से 5 महीने तक रहता है। चाहे दुनिया का अच्छे से अच्छा बुटॉक्स भी ले आओ, अमेरिका का भी ले आओ, तो वो भी 4 से 5 महीने ही रहेगा। अच्छा, आप करती तो हैं, डिफरेंट बिल्कुल। डिफरेंट पेशेंट भी आते हैं, आपने कभी खुद पे ट्राई किया? मैंने करा, मैं बुटॉक्स हर 4 महीने बाद करती हूँ। जबरदस्त। और हाँ, बिल्कुल करना पड़ता है। और भी बहुत से प्रोसीजर है जो मैं अपने ऊपर करती हूँ। मैं अंडर आई फिलिंग चले, करती कम हूँ। से कम देखिए, ये हाँ, अच्छी मैं बात है, आपने लेवल मान पे अच्छी लिया। बात इसका है। दूसरा पहलू ये कि यानी ये सेफ है, अगर है। आप कर रही हैं तो इसका मैं मतलब अपने ये लिए जो सेफ कर रही हूँ, ऑब्वियसली जब मेरा क्लाइंट मुझसे exactly. पूछते हैं ना ये सेफ, मैं कहती हूँ भाई मैं कर रही हूँ, अभी मैंने परसों किया है, देख लो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा डॉक्टर तैयबा, ये जो हम बात कर रहे हैं कि लेजर ट्रीटमेंट्स हैं जी, मुख्तलिफ किस्म के, इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी क्या वाकई आपकी जिल्द को टाइट करती है? कोई इसका साइड इफेक्ट तो नहीं है? रेडियो फ्रिक्वेंसी RF हम इसे कहते हैं, माइक्रोनेडलिंग। ये मशीन होती है जिसके साथ हम स्किन टाइटनिंग प्रोसीजर करते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। मैंने 50 इयर्स की औरत को 30 इयर्स में कन्वर्ट होते फेस वाइज देखा है। अच्छा, मेरी अपनी पेशेंट्स हैं जो कि स्किन टाइटनिंग के लिए आके RF माइक्रोनेडलिंग कराती हैं। ये लेजर होता है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, अमेजिंग। इसमें कोई ये खतरा तो नहीं होता धोखाधड़ी का मुकदमा हो जाए कोई आप पे कि ये आपने क्या किया? कुछ है भी ऐसे केसेस भी सुनने में मिले हैं। 50 साल वालों को आपने 30 का बना दिया। अच्छा, ये बात कर रहे हैं।
आपको लेट समझ आई? नहीं, अब तो मैंने देखा है इतनी अवेयरनेस आ गई है कि हस्बैंड्स अपनी बीवियों को खुद कहते हैं जाओ एस्थेटिक क्लिनिक जाके कुछ करा कर आओ। यकीन करें आके खवातीन मुझे कहती हैं कि मेरे हस्बैंड ने कहा है आने को, वरना मैंने तो शायद आना ही नहीं था। ये तो वैसे अच्छी बात है कि हस्बैंड को अपनी बीवी में इंटरेस्ट हो रहा है कि जाओ तैयार हो। खवातीन फिर आपके पास, बीवियां आपके पास आ जाती हैं, वो फिर हस्बैंड से ही लड़ना शुरू होती हैं। आपको क्या लगता है मैं बूढ़ी हो गई? आपने मुझे ये रेकमेंड किया। लेकिन ये मसाइल है ना जी, मुख्तलिफ देखें, वो साथ क्यों लेके आती है चलना कि पड़ता है। हस्बैंड ने पैसे देने होते हैं हर 6 महीने बाद, अगर बोटॉक्स करवाना है तो पैसे तो हस्बैंड के वॉलेट से ही जाने हैं। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि जो बच्चियां, आजकल मेकअप का भी बहुत ट्रेंड है, यंग बच्चियां जिनको जरूरत भी नहीं है, नीड भी नहीं, जिनकी बहुत अच्छी स्किन होती है, बेबी स्किन होती है, वो भी मेकअप कर रही होती हैं। ये इतना कॉस्मेटिक्स जितना भी हम यूज़ करें, मेकअप यूज़ करें या प्रोडक्ट्स यूज़ करें, ये कितनी डेंजरस हैं। आने वाले वक्तों में हम देखते हैं कि अब तो कुछ नेचुरल चीज़ रही नहीं। अच्छा, मेकअप हार्मफुल हो सकता है स्किन के लिए। मैं आपको सच बताऊं, मैंने आपके सेट पे आज मेकअप किया, शायद मैंने इससे पहले किसी सेट पे ही किया हो मेकअप। रियली मैं बिल्कुल सनस्क्रीन के अलावा कुछ भी नहीं लगाती हूँ लिपस्टिक। मेकअप आपके लिए वाकई हार्मफुल है, ठीक है, क्योंकि उसके केमिकल जैसे होते हैं। अब ये जो चीज़ें हैं ये सारी नेचुरल हैं, लाइक माइक्रो निडलिंग जो मैंने आपको बताया, PRP जो आपके ही सैंपल से बनती है, बड़ी नेचुरल चीज़ है। ये आपकी स्किन को हेल्दी करती है, ग्लोइंग करती है। अब जो हमारे लेजर्स आ चुके हैं ना, जैसे कि स्पेक्ट्रा लेजर है, हॉलीवुड फेशियल के नाम से मशहूर है, कार्बन पेस्ट लगा के ऊपर से लेजर करते हैं, वो कोलेजन बनाते हैं आपकी स्किन में, आपकी स्किन को थिन नहीं करता, आपकी स्किन को खराब नहीं करता, ठीक है। ये आप पार्लर जाके जब पॉलिशर और ब्लीच कराते हो ना, वो आपकी स्किन को थिन करता है। आप देखना ऐसी खवातीन आपके पास आती हैं जो कि महीने एवरी मंथ अगर ब्लीच पॉलिशर ना कराएं, उनको सुकून नहीं आता, और फिर उनकी क्या होती है, स्किन ऐसी झिल्ली की तरह पतली हो जाती है। की स्किन खराब करके आपके पास आती है, वो पतली वो खुद बताती हैं कि हमने पूरी उम्र ब्लीच कराई है, वाइटनिंग क्रीमें लगाई हैं, वो जो मिलती होती हैं, ठीक है, तो वो प्लास्टिक की तरह पतली स्किन हुई होती है उनकी। तो ये प्रोसीजर, एस्थेटिक प्रोसीजर आपकी स्किन को हेल्दी करते हैं। सही। अच्छा, इस प्रोसीजर की तो बात होगी, मेकअप किस एज में हमें करना चाहिए, कि किस एज में हम स्टार्ट करें कि मेकअप करें ताकि हम ज्यादा देर तक यंग रह सकें और अपनी रोज कर रहे हैं जिनकी मजबूरी है वो क्या करें? जिनकी मजबूरी है, अपनी बात की क्या करें, अपनी भी मजबूरी डिस्कस करनी है। अच्छा, जो इस तरह स्क्रीन के सामने जिन्हें आने हैं और मेकअप बहुत जरूरी है, एक तो वो ना अपनी स्किन केयर करें, किस तरह सनस्क्रीन लगा के आप मेकअप करें, मगर सनस्क्रीन का इस्तेमाल जरूर करें। इसके अलावा PRP का सेशन ले लें एवरी मंथ आके, आपकी स्किन हेल्दी रहेगी। माइक्रो निडलिंग कराएं, ठीक है, तो आपकी स्किन हेल्दी रहेगी। और वो फिर मुझे परमानेंटली करवानी ही पड़ा करें, जरूरी नहीं है। ये हमारा ना बड़ा मिसकंसेप्शन है कि BP की दवाई लग गई है या पूरी उम्र खानी है, शुगर की दवाई लगी है पूरी उम्र खानी है। भाई वो एक प्रॉब्लम हो गई है, अब उसको फेस करो ना, एक उसका रेमेडी बन गया है तो उसके ऊपर चलो। अब इसी तरह एजिंग आ रही है, हम एज की तरफ जा रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, तो अब हमें एक फैसिलिटी मिल गई है तो हम क्यों ना उसको करें। सही सही। अच्छा, बहुत सारे बूढ़े लोग भी हैं जिनके झुर्रियाँ आ जाती हैं, उन पे भी ये उसी तरह इफेक्ट करता है या फिर यंग लोगों पे जो कि एजिंग की तरफ जा रहे हैं, जो अपनी मिड 30s में, मिड 40s में, उनके ऊपर एस्थेटिक प्रोसीजर ज़्यादा अच्छे वर्क करते हैं। अब जिनकी ऑलरेडी काफ़ी स्किन लटक गई है, बुरा हाल हो गया है, फिर प्लास्टिक सर्जरी की तरफ चले जाएं, फिर अब वो अगर कराने हैं। अच्छा, हमें ये भी बता दें कि वेदर अब चेंज हो रहा है, तो आने वाले मौसम में स्मॉग भी होनी है, खुश्क सर्दी भी हो सकती है, अल्लाह ना करे हो, लेकिन होनी तो है। तो उसके लिए हमें अपनी स्किन ट्रीटमेंट्स के लिए एक तो कौन से ट्रीटमेंट लेने चाहिए, और साथ ही टिप्स की अगर बात करें तो कोई 3 टिप्स हमारे देखने वालों के साथ जरूर शेयर करें। बिल्कुल। अच्छा, सबसे बड़ी टिप तो ये है कि सन ब्लॉक का इस्तेमाल, चाहे वो सूरज है या नहीं है। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग कहते हैं सूरज नहीं है तो क्यों लगाना। मैंने तो घर में ही रहना, मुझे क्या जरूरत है। मैं कहती हूँ कि आपने स्टोव के सामने, चूल्हे के सामने जाना है ना, प्लीज सन ब्लॉक लगा लें। सन ब्लॉक का इस्तेमाल मॉइस्चराइजर, ठीक है, आप अच्छा कोई मॉइस्चराइजर ले लें, जितना मॉइस्चराइज करेंगे आपकी स्किन हेल्दी रहेगी। हाइड्रेशन, वही पानी पीना, ठीक है, एक वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आप करें और मेकअप अवॉइड करें। नेचुरल चीज़ों पर एस्थेटिक ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो फिर मैं कहूँगी कि कोलेजन का इंजेक्शन बड़ा मजे की चीज़ है। आपके फेस के ऊपर हम इंजेक्ट करते हैं कुछ डिफरेंट पॉइंट्स पे, कोलेजन बूस्टर इंजेक्शंस इन्हें कहते हैं। प्रोफाइलो के नाम से भी ये आता है, स्किन बूस्टर्स के नाम से आता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स भी इन्हें कहते हैं।
ये लगा लें, ये लगवाएं, साल में 2 सेशन इसके होते हैं, तो स्किन ज़रा यूथफुल रहती है। और जिनको पैची और ड्राई स्किन है उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है जी, अपनी स्किन को निखारें और खूबसूरत बनाएं। भी आपको मिल गई हैं, आपको बता भी दिया कि कितने सेफ है। आपके वक्त का, थैंक यू सो मच। और वक्त की कमी है, वरना बातें तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें, लेकिन जितनी बातें हुई डॉक्टर तैयबा ने दिल से बातें की हैं, कोई राज नहीं रखा, और हमेशा ये इसी तरह करती हैं, खुल के बात करती हैं। तो आप जी अपनी स्किन को हर तरह से बेहतर बना सकते हैं। आपके पास सारे ट्रीटमेंट्स भी मौजूद हैं, और जाएं और अपनी स्किन को बेहतर बनाएं। हम भी चलते हैं और अपना कोई ट्रीटमेंट पूछ के जाते हैं। हमें दीजिए इजाजत, कल दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह ने के बाद।